नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपके अपने YouTube चैनल पर मैं सुनीता शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए हम वादे के मुताबिक हाजिर हैं वीडियो के साथ। आज हमारी वीडियो है TGT के लिए, और वीडियो का जैसे कि आपको ये शीर्षक दिख रहा होगा, वसंत भाग 1 यानी कि छठी की हिंदी की पुस्तक है NCERT की। अब इस पुस्तक का पूरा विश्लेषण जो है, इस लगभग 2 घंटे के करीब 1 घंटा 50 मिनट की वीडियो है। इसमें पूरी बुक का विश्लेषण है, लेखकों के बारे में बताया गया है। इसमें जो है आपको कवियों के बारे में बताया गया है, उनकी मुख्य मुख्य बातें बताई गई और पाठ का सार बताया गया है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नोत्तरी है, जो मुख्य मुख्य बातें हैं पाठ में वो सारी बातें बताई गई है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो छठी की बुक से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे वो आपके जो है वो इससे हल हो जाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, वीडियो आपको ध्यान से देखनी है, स्किप करके नहीं देखनी, पूरी देखनी है। मान लो आपने कोई चीज स्किप कर दी और वही पेपर में आ गई, फिर उसका क्या फायदा हुआ आपका वीडियो देखने का? भले ही इसको 2 पार्ट करके 2 भागों में 3 भागों में बांट के एक लंबा टाइम नहीं निकाल सकते तो 2-3 बार में करके देख लो। अगर आपको स्किप करके देखनी है तो बेशक आप बिल्कुल मत देखो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपको ये तो नहीं रहेगा कि मैडम की वीडियो देखी थी और कुछ फायदा नहीं हुआ। फायदा तभी होगा जब आप उसको अच्छे से देखोगे। नित बड़ी होती है, रोज टाइम निकालोगे अगर आप सारी चीजों के लिए, शिफ्टों में यूं बढ़ा लो भाई मुझे इतना टाइम निकालना है, अगर वो टाइम निकालोगे तो वो आपके लिए लाभदायक है। आप किताब पढ़ लो, अच्छी बात है, लेकिन बताई हुई चीज ज्यादा जल्दी ध्यान रहती है। और हो सकता है आप किताब पढ़ते समय उन चीजों को अंडरलाइन ना कर पाओ जिन चीजों को करना चाहिए। तो ये अनुभव की बात है कि मैंने बड़े उससे मंथन करके मुख्य मुख्य सी बातें आपके सामने रखी है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे। TGT हिंदी के लिए वीडियो है, कल हमारी PGT हिंदी के लिए आएगी इसी टाइम पे। ध्यान से देखिए, सुनिए, मनन करिए। कोई आपकी मान लो किसी चीज में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी आपकी समस्या का समाधान करने की। और आज यूं लगा लो कि हमने आज TGT वाले कि हमने आज से तैयारी कर दी, आज से हमारा शेड्यूल बन गया, तो बिल्कुल बना लीजिए और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। उम्मीद है कि आप मेरी बात पे ध्यान दोगे। जो नए बंधु जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो ना लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाएं। तो धन्यवाद। उम्मीद है कि आप मेरी बात की तरफ ध्यान दोगे और इस वीडियो को ध्यान से देखोगे। एक बात और बता देना चाहती हूँ, कुछ बच्चों का ये प्रश्न था कि सिलेबस बदल गया। हरियाणा बोर्ड का कोई सिलेबस नहीं बदला है, फिलहाल वही है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर बदल जाए, लेकिन अभी नहीं बदला है। अभी कोई ऐसी बात नहीं, वही वसंत भाग 1, 2 और 3 है। और दूसरी बुक है रामायण, महाभारत और भारत की खोज, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो ध्यान से देखिए। धन्यवाद। उम्मीद है कि मेरा नमस्कार, और आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन। चलिए एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। और हमारी काफ़ी डिमांड थी कि 6 से 8 तक की NCERT की वीडियो बनाओ मैडम। उसी के संदर्भ में अगला कदम है हमारा। 6ठी, 7वीं, 8वीं तीनों क्लासों की है। मुख्य मुख्य चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की है। जो कवि नए आएंगे उनके बारे में हम बात कर लेंगे, जो हमने पहले कर लिए हैं NCERT 9th 10th 11th 12th में थे, उन कवियों या उन लेखकों का जिक्र आप वहाँ से देखोगे। पहला पाठ है 6ठी क्लास का, वह चिड़िया जो। इससे पहले मैं पाठ पढ़ाऊँ केदारनाथ जी के बारे में जो है ना बात करें। केदारनाथ जी का जन्म 1900 ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 1901 में 11 में 1911 के कई कवि है, ये थोड़ा ध्यान कर लेना। हिंदी वालों के लिए ये जरूरी है। नागार्जुन हो गए, केदारनाथ हो गए, ये कई 3-4 कवि है। कई बार आगे पीछे एक साथ साथ के पूछ लिए जाते हैं, वैसे बड़ा मुश्किल प्रश्न है ये, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना। 1911 में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और जो यहाँ पे मुख्य जो चीज़ें हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद और रसाल जैसे कवियों से इनको प्रेरणा मिली थी लिखने की। ये मुख्य बात है याद करने की। इनकी रचनाएं नींद के बादल, युग की गंगा एवं लोक तथा आलोक आदि प्रमुख है। ये इनके काव्य संग्रह है। गीति छंद में सफलतापूर्वक जो है इन्होंने लेखनी चलाई है। प्रस्तुत जो कविता है वह चिड़िया जो। इस कविता में क्या बताया है हमारे लेखक ने, थोड़ा सा सार बता देती हूँ मैं आपको इस कविता में क्या बताया है। एक चिड़िया का वर्णन है। एक चिड़िया किस प्रकार खुले आकाश में, खुले वातावरण में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, और वह खुले कंठ से गाती है। वो उस खुले वातावरण में रहकर और पेड़ पक्षियों के अंदर घूमकर प्राकृतिक चीज़ें खा पी कर ही वो अपने आप को हंसी खुशी और स्वस्थ महसूस करती है। यही इस कविता का पूरा सार है, अगर माने तो। हम देख लेते हैं अब इसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, जिस प्रकार भी हम
उपलब्ध कर पाएँ आपकी सहायता के लिए एक थोड़ा बहुत कदम है ये। इससे पहले हम आगे बढ़ें, जो हमारे नए बंधु आए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं करें, बेल आइकॉन पे जाएं, बेल आइकॉन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा हम किसी भी चीज़ में बात करें या कोई भी वीडियो डाली जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह चिड़िया जो सार की बात हमने कर ली, प्रश्नोत्तर देख लेते हैं क्या। वह चिड़िया जो कविता के कवि कौन है, तो यह बताने की बात तो है नहीं, अभी अभी हमने किया है। इनको भी केदारनाथ अग्रवाल है। यहाँ पर हमारे कुछ बंधुओं को ये भी रह सकता है कि मैडम इनके उत्तर साथ दिए हुए हैं। अब जैसे ही मुझे मेरे पास उपलब्ध हुई, टाइप करवाने का इतना मेरे पास समय नहीं था, तो मैंने वैसी बना दी। भविष्य में और इसको अच्छी सी कोशिश करेंगे, और ज़्यादा इसको स्पष्ट करने की, और ज़्यादा अच्छी बनाने की। अभी तो इसी से काम चलाइए। चिड़िया अपनी चोंच में किसके दाने उड़ेलती है। देखिए चिड़िया का जब जिक्र किया तो उन्होंने कहा कच्चे दाने, वो बल जुंडी के दानों को चूसती है, वो बाल पर जाती है तो उसमें दूध, वो कच्चे कच्चे दाने उनको चूसती है। तो जुंडी के दाने जो है यहाँ पर ये सारे मिलते जुलते हैं, तो आपको ध्यान देना है। जुंडी की बात की गई, जुंडी के कच्चे दानों को चुगती है वो। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, जुंडी के दाने किससे भरे हैं। अब आपने देखा होगा जो बाल होती है उसके कच्चे दाने होते हैं, वो कच्चे कच्चे दूध से भरे हुए होते हैं। दूध यानी कि वो भैंस या गाय वाला दूध नहीं है, जो कच्चा हमारा दाने होते हैं उन्हीं का रस होता है, वो दूधिया रंग का है, तो उसी की बात है, दूध से भरे हुए हैं। छोटी चिड़िया कैसी है। छोटी चिड़िया बहुत ही संतोषी है, वो दानों का रस पीती है और वो उसी में संतोष कर लेती है। तो छोटी चिड़िया क्या है, संतोषी है। चिड़िया के पंख किस रंग के हैं। वो चिड़िया स्वयं को कहते हैं नीले पंखों वाली में, तो उसके पंख है नीले रंग के। चिड़िया के पंख किस रंग के हैं, नीले रंग के हैं। जिस चिड़िया का हमारे कवि ने जिक्र किया है उसके पंख नीले रंग के हैं। छठा प्रश्न देख लेते हैं क्या है, चिड़िया को अधिक प्यार किससे है। अब चिड़िया को अधिक प्यार अन्न से। मुझे प्यार है अन्न से, जब वो जुंडी के दाने चूसती है तो उसे प्यार है अन्न से, यानी कि अन्न से प्यार है। जब ये जितने ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से तो आना आएगा। उसके बाद अगला है, चिड़िया किसकी खातिर गाना गाती है। बूढ़े बाबा की खातिर वह जो ना रस उड़ेल गाती है। तो यहाँ पर किसके लिए, बूढ़े वन बाबा की खातिर। जो बूढ़ा वन बाबा है उसके लिए वो खाती। प्रतीकात्मक रूप में बरगद जो है उसका प्रतीक रूप में आया है यहाँ पूरे वन के रूप में, तो उसके लिए बूढ़े वन बाबा के लिए गाना गाती है। चिड़िया क्या उड़ेल कर गाती है, वो रस उड़ेल कर गाती है, यानी पूरा रस उड़ेल देती है उन गानों में, जो उन जुंडी के दानों से वो गाने रस चूसती है, वो सारा उसमें उड़ेल देती है। छोटी मुंह बोली कौन है। एक लड़की है, मैना है, चिड़िया है, तो मैं मुंह बोली छोटी चिड़िया, डी छोटी चिड़िया है मुंह बोली। उसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा 10वां प्रश्न, कविता में प्रयुक्त विजन शब्द से क्या अभिप्राय है। विजन शब्द का अभिप्राय है सुनसान। तो यहाँ पर जो ना आकाश, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर आएगा सुनसान वन। विजन जो है, मुझे प्यार है विजन से, उसको पूरे सुनसान वन से प्यार है, तो इसका बी ऑप्शन आएगा। चिड़िया किसका दिल टटोल कर चढ़ी है। अब वो चिड़िया जो ना उसका दिल टिटोल कर मोती चुगलाती है, ये है हमारी पंक्ति। तो वो नदी का दिल टिटोल कर, नदी के हृदय में से, उसके दिल में से टिटोल कर वो मोती चुन के लाती है, तो उत्तर जो है वो सी नदी आएगा। ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए 11वां प्रश्न क्या कहता है, जल का मोती ले जाने वाली कौन है। चिड़िया है जो नदी का हृदय टटोल कर मोती ले आती है, तो कौन है वह, वो चिड़िया है। बी ऑप्शन रहेगा इसका, ये देखिए बी ऑप्शन रहेगा चिड़िया। चिड़िया का स्वभाव कैसा है। चिड़िया मीठा है, मधुर है, हंसमुख है, गर्वीला है। अब जो चारों ऑप्शन, ये ऑप्शन बहुत डिपेंड करते हैं कि कैसे ऑप्शन दिए गए हैं। तो वो जो चिड़िया में का जो वर्णन है वो गर्वीली चिड़िया कुछ ऐसे कहा है उसको, तो उसका स्वभाव दिए गए इनमें ऑप्शन में के हिसाब से गर्वीली, यानी कि वह अपने आप में ही गौरवान्वित है, गर्वीली है, घमंडी कह सकते। गर्व और घमंड अलग अलग होते हैं, घमंडी तो नहीं। तो इस प्रकार वो गौरवान्वित गर्वीली है वो। नीले पंखों वाली मैं हूँ, पंक्ति को पूरा करे, तो यहाँ पर नीले पंखों आएगा, बी ये ऑप्शन रहेगा पंखों वाली। अपने आप को कहते हैं नीले पंखों वाली मैं हूँ, तो वो अपने पंखों का जिक्र करती है चिड़िया, स्वयं के बारे में ही जब बात करती है, तो नीले पंख उसके। चिड़िया को बहुत अधिक प्यार किससे है, वो मोती से, नदी से, पानी से, पंखों से। अब यहाँ जंगल आता, बूढ़े बाबा आते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। दिए गए ऑप्शन में से अगर देखें तो उसको नदी से प्यार है, क्योंकि पानी से नहीं नदी से प्यार है उसको, मोती से प्यार नहीं है, ना ही उसको पंखों से। पंखों का तो वो ब्याला देती है नीले पंखों वाली में, लेकिन उससे मुझे प्यार है नदी से, यानी कि अन्न से है, नदी से है, बरगद बाबा से है।
चिड़िया क्या खोलकर मधुर ध्वनि से गाती है? वो कंठ खोलकर मधुर ध्वनि से रस उड़ेल गाती है बूढ़े बाबा के लिए। तो कंठ खोलकर, पूरा कंठ खोलकर गाती है। चिड़िया की विशेषता नहीं है, मुंह बोली है, नीले पंखों वाली है, छोटी है, काली पीली नहीं है, वो बाकी सारी उसकी विशेषताएं हैं। डी विशेषता उसकी नहीं है। नहीं वाले प्रश्न बड़े ध्यान से करने होते हैं हमें। कई बार हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन पढ़ा और एक से लगा दिया झट से, क्योंकि ऑप्शन तो 3 से ही मिलते हैं। नहीं वाले पे अगर ध्यान ना दे तो अक्सर इस प्रकार के प्रश्न गलत होने की संभावना बनी रहती है। तो ध्यान से प्रश्नोत्तर करने हैं हमें। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम। चिड़िया क्या मारकर नदी के जल पर चढ़ी है? चिड़िया चोंच मारकर नदी के जल पर चढ़ी है। क्या मारकर नदी के वो जल पे चढ़ती है और फिर वो दल के गहराइयों में चली जाती है, यानी कि चोंच मारकर। चोंच मार के ही तो आएगी, और क्या एड्डी मार के? ना कंठ ना पाँव, तो चोंच आएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन है। जल का मोती कौन लाती है? चिड़िया लाती है जल का मोती। गहरे पानी पैठ जल का मोती लाती चिड़िया, यानी कि चिड़िया है। इस कविता में मुझे शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? मुझे प्यार है बूढ़े बाबा से, मुझे प्यार है विजन से, मुझे प्यार है। तो मुझे कौन कहती है? चिड़िया कहती है। तो चिड़िया के लिए किया गया है, सी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद देखिए अगला। तो इस प्रकार हमारे वह चिड़िया जो कि ये क्या क्या प्रश्न थे हमारे जितने थे वो हुए। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक भी रहेंगे। अगला दूसरा पाठ है बचपन, और ये एक संस्मरण है। जो हिंदी की अनेक विधाएं हैं उसमें से संस्मरण भी एक है। महादेवी वर्मा का नाम अग्रणी है संस्मरणों में। हमारे कई लेखकों ने बहुत अच्छे अच्छे संस्मरण लिखे हैं। ये कृष्णा सोबती जी है हमारी लेखिका। आपको पता हो कृष्णा सोबती जी के बारे में, हमने +1 की मैंने NCERT करवाई है, उसमें बताया आपको। और ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी तक हिंदी साहित्य के लिए अंतिम, यदि ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें 2017 में कृष्णा सोबती को दिया गया था, और उसके बाद हिंदी साहित्य के लिए पुरस्कार अभी ज्ञानपीठ किसी को नहीं दिया गया है। ये जो है पहले किसी विशेष रचना के लिए दिया जाता था, और बाद में है वो एक संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। तो 2017 में अंतिम ज्ञानपीठ हिंदी साहित्य के लिए कृष्णा सोबती को ही मिला था। ठीक है, बचपन यानी कि कृष्णा सोबती अपना बचपने के बारे में जैसे हम सारे याद करते हैं, इसी प्रकार कृष्णा सोबती जी भी अपने बचपन के बारे में याद करती है कि उनका बचपन किस प्रकार मिला, उनका पारिवारिक वातावरण कैसा था, कितने लोग थे, वो बचपन में क्या करते थे, उनको क्या क्या चीज़ें खानी पसंद थी, और वो अपने मोजे किस प्रकार उनको धोने पड़ते थे। घर में नौकर चाकर होने के बाद भी उनके जो आंतरिक वस्त्र और मोजे वगैरह होते थे वो उनको खुद ही धोने पड़ते थे। और उनको कौन कौन सी चीज़ें पसंद थी, उनकी क्या क्या ड्यूटियाँ थी, रविवार को उनको क्या करना होता था, और बचपन किस प्रकार का बीता, टॉफ़ी चॉकलेट जो भी जूस, किस किस चीज़, कौन कौन सी चीज़ें वो खाती पीती थी, सारी चीज़ें उन्होंने अपने बचपन की बताई है कृष्णा सोबती जी ने। बहुत ही अच्छा संस्मरण है ये। बचपन संस्मरण की लेखिका कौन है? यदि लेखिका की बात करें तो कृष्णा सोबती है, बिल्कुल बचपन कृष्णा सोबती ने लिखा है। आपको बता दूं कि हमारी जो ना 2 लेखिकाओं ने, महादेवी वर्मा ने भी अपने बचपन का एक संस्मरण लिखा है, बचपन आत्मकथा की तरह सी कुछ लिखा हुआ है, 9th के सिलेबस में है, शायद 8th या 9th में है। इसी प्रकार कृष्णा सोबती ने 6ठी में है उनकी ये। पहले कहा जाएगा सी, कृष्णा सोबती। लेखिका ने पाठ में अपनी किस उम्र का वर्णन किया है? बचपन की उम्र का वर्णन किया है, जब लेखिका बहुत छोटी थी बचपन का वर्णन किया है। लेखिका कब पैदा हुई थी? अब यहाँ पर देखिए लेखिका की यदि पिछले साल, पिछले वर्ष, पिछले माह, पिछली शताब्दी, डी ऑप्शन रहेगा, पिछली शताब्दी में हुई थी। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं, और लेखिका का जन्म हुआ था 20वीं शताब्दी में। उसके बाद अगला देख लीजिए, लेखिका बचपन में कैसे कपड़े पहनती थी? रंग बिरंगे फ्रिल वाले फ्रॉक पहनती थी वो, जिसका उन्होंने जिक्र किया। तो रंग बिरंगे कपड़े उनको बहुत पसंद थे। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई तो हल्के रंग के कपड़े उनको पसंद आते गए। बचपन में कैसे पहनती थी? रंग बिरंगे पहनती थी। लेखिका विशेष रूप से किस कपड़े को याद करती है? फ्रॉक को याद करती, फ्रिल वाली फ्रॉक है उसका वो जिक्र करती है कि वो फ्रॉक मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, जो फ्रिल वाली फ्रॉक थी। लेखिका को बचपन में खुद क्या धोने पड़ते थे? अपने मोजे धोने पड़ते थे। हर संडे को उनकी ड्यूटी लगाई जाती थी कि नौकर तुम्हारे मोजे किसी के भी नहीं धोएंगे, सारे जने अपने मोजे खुद धोएंगे। तो संडे को वो अपने मोजे धोते थे सारे बहन भाई। बचपन में पैरों में छाले क्यों पड़ जाते थे? जो नए जूते जो होते थे जब उनके आते थे तो वो उससे जो है वो बचपन में छाले पड़ जाते थे जब वो चलते थे। तो वो नए जूतों का जिक्र करता है। उनका चाव भी बहुत होता था क्योंकि उसके बीच में कॉटन कुटन लगाते थे हम, और छाले भी पड़ जाते थे, फिर भी नए जूतों का चाव इतना होता था, हम वो फिर भी पहन पहन के दिखाते थे। इस प्रकार का जिक्र लेखिका ने इस पाठ में किया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में किस बच्चे का नाम लिया गया है?
प्रस्तुत पाठ में किस बच्चे का नाम दिया गया है? सरबर, सरसर, सरबत, सरवर। हाँ, ये है डी ऑप्शन रहेगा इसका, सरवर का नाम लिया गया है यहाँ पे, डी ऑप्शन इसका। शनिवार के दिन क्या पीना लेखिका के लिए मुश्किल काम था? देखिए, वो लेखिका कहती है हमारे घर में हर हफ्ते जो है वो कस्टर्ड ऑयल पिलाया जाता था शनिवार को सबको, एक एक ढक, ताकि ना पेट साफ रहे और कोई दिक्कत ना आए, पेट की बीमारियां ना हो। तो कस्टर्ड ऑयल पीना लेखिका लिखती है कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमें पीना पड़ता था। एक दिन निश्चित था शनिवार का, उस दिन, ताकि संडे को छुट्टी और पेट अच्छे से साफ हो जाए, कुछ इस प्रकार का लॉजिक था। तो कस्टर्ड ऑयल उनको पिलाया जाता था, जो पीना उनके लिए बहुत ही दुखदायी रहता था। कुछ दिनों उन दिनों घरों में क्या थे? देखिए, जब लेखिका छोटी थी तो उन दिनों की बात है, उन दिनों घरों में क्या थे? ग्रामोफोन थे, रेडियो थे, कंप्यूटर थे, टेलीविजन थे। अब देखिए, आज की तरह है जो ना मोबाइल तो होते नहीं थे, ग्रामोफोन होते थे उन दिनों, और वो भी जो संपन्न घर होते थे ना उनके घरों में होते थे ग्रामोफोन। तो ग्रामोफोन का जिक्र किया है लेखिका ने। शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत किस में बदल गए हैं? लेखिका उन शरबतों का जिक्र करती है कि हम गर्मी के दिनों में शहतूत, फालसे और शरबत और खसखस के रस पिया करते थे, और कहती है आज के समय में वो स्थान कोक और पेप्सी ने ले लिया है। किसने ले लिया? कोक और पेप्सी ने, कोल्ड जूस ने नहीं, कोक और पेप्सी ने, स्पेशल लिखा उन्होंने, इसने ले लिया है। उसके बाद लेखिका के भाई बहनों की ड्यूटी शिमला में क्या करने के लिए लगती थी? अब जो है ना, उनकी भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी कि वो ब्राउन ब्रेड लेके आएंगे। सब लोगों की अलग अलग ड्यूटी होती थी कि आपको ये करना, आपको ये करना है। तो जब वो शिमला में थे तो उनके भाई बहनों की ड्यूटी ब्राउन ब्रेड लाने की थी। सी ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए क्या है, अगला प्रश्न क्या कहता है? लेखिका छोटी सी चढ़ाई करने पर कहाँ पहुंच जाती थी? छोटी सी पढ़ाई करने गिरजा के मैदान में पहुंच जाती थी। गिरजा के मैदान में, गिरजाघर था उनके पास, थोड़ी सी चढ़ाई करने के बाद ही वो वहां उनके आगे कहते हम पहुंच जाते थे, ऐसी जगह में घर था उनका। लेखिका को हफ्ते में 4 बार क्या खरीदने की छूट होती थी? लेखिका को चॉकलेट बहुत पसंद थी, लेकिन उनके घर में रोज चॉकलेट नहीं आती थी, प्रतिबंध था। लेकिन एक चीज होती थी कि उनको जो ना, क्या एक हफ्ते में एक बार ही खरीद सकते हो तुम, वो जो भी तुम्हें पसंद है। तो वो चॉकलेट पसंद थी उसको, तो वो चॉकलेट खरीदने की उसको एक हफ्ते में एक बार छूट मिलती थी, और सी ऑप्शन रहेगा चॉकलेट खरीदने की। और उसके बाद अगला देख लीजिए, लेखिका शिमला में रहती थी, छोटी थी तब का जिक्र है। लेखिका को शिमला के किस फल की बहुत याद आती है? उनको काफल फल है वहाँ शिमला का, जो स्थानीय फल है, उसकी बहुत याद आती है। डी ऑप्शन रहेगा काफल फल की। चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, पंक्ति को पूर्ण कीजिए। उस समय का गाना था जिसका लेखिका ने जिक्र किया है। चना जोर गरम, जोर आएगा यहाँ पे, जोर यानी कि ऑप्शन रहेगा 16वें का, ठीक है। उसके बाद 17वां देख लीजिए, लेखिका ने बचपन में शिमला में कहाँ पर बहुत मजे किए? अब ये रिज पर, उन्होंने रिज स्थान का जिक्र है, उन्होंने रिज पर बहुत मजे किए। सी ऑप्शन रहेगा इसका, रिज पर बहुत मजे किए। लेखिका ने पाठ में किस प्रकार का नाम लिया है? लेखिका ने पाठ में किस प्रकार का नाम लिया है? प्रश्न शायद अधूरा है। लेखिका ने पाठ में किस भगवान का आएगा या प्रकार की, भगवान का नाम लिया है, यीशु का नाम लिया है, क्योंकि चर्च था पास और यीशु मसीह का जो है वहाँ पे वो सुनते रहते थे, तो उसी का जिक्र किया है उन्होंने, यीशु का जिक्र किया है, ईसा मसीह या यीशु। तो सी ऑप्शन रहेगा इसका। और ये किस प्रकार का के भगवान का नाम लिया है, किस प्रकार के देवता का नाम लिया है, ऐसा कुछ आएगा यहाँ बीच में, जो मिस है उसको पूरा कर लेना, ठीक है। उसके बाद 19वां प्रश्न देख लेते हैं, अगला क्या कहता है? दुकान के शोरूम में किसका मॉडल बना हुआ था? अब वो दुकान के शोरूम में गए तो वहां पे एक ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, जो इस प्रकार बना हुआ था कि बच्चे उसमें खेल भी रहे थे। तो डी ऑप्शन रहेगा, जिसमें लेखिका ने खूब मजे किए थे। शिमला में आंखों के डॉक्टर कौन थे? लेखिका कहती है कि बचपन में मुझे चश्मा चढ़ गया था, आंखों के डॉक्टर थे और उन्होंने मुझे चश्मा लगाया था। तो कहती उन दिनों चश्मा लगाना एक बहुत ही शर्मनाक बात मानी जाती थी, और मेरे डॉक्टर ने भी मुझे कहा था कि अच्छा, अगर तुम खाना पीना करोगी तो तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा। लेकिन लेखिका कहती है कि तब से लेके अब तक मेरा चश्मा नहीं उतरा। और तब कहती है कि चश्मा लगाना, चश्मिश जो है, एक अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, लोग मजाक उड़ाते थे। और लेखिका ने जब चश्मा लगवाया तो उनके भाई बहनों ने उनका बहुत बड़ा मजाक उड़ाया था और उनको बंदरिया तक कह दिया था। तो डॉक्टर, यहाँ पर बात है शिमला में डॉक्टर, अंग्रेज डॉक्टर थे जो आंखों के डॉक्टर थे, जिन्होंने लेखिका की आंखों पे चश्मा लगाने की राय दी थी और लेखिका को चश्मा चढ़ गया था। उसके बाद अगला देखिए,
लेखिका के भाई के अनुसार उसकी शक्ल कब बंदर नहीं लंगूर था, लंगूर जैसी लगती है। जब वो चश्मा पहनती है तो उसकी शक्ल लंगूर जैसी लगती है। लेखिका के भाई ने कहा, चश्मा पहनने के बाद तुम लंगूर जैसी लगती हो। और लेखिका को बड़ा असर हुआ इस बात का, और फिर वो शीशे के आगे जाके अपना मुंह देखती है और अपने आप को कहती है, क्या मैं सचमुच में लंगूर जैसी लग रही हूँ। और इस प्रकार वो चिढ़ गई थी और फिर उनके भाई बहनों की लड़ाई हो गई थी। उसके बाद काफल का स्वाद किस प्रकार का होता है? खट्टे मीठा फल होता है ये काफल का, तो इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। डी ऑप्शन इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। पहले इतने आरामदेह क्यों नहीं होते थे? क्या नहीं होते थे भाई? पैर, जुराब, जूते, जूतों की बात है ये। जूते क्योंकि वो कहती है ना, छाले हो जाते थे और इतने सॉफ्ट या आरामदेह जूते नहीं होते थे। जब हम नए जूते पहनते थे तो पैरों में छाले 100% होते ही होते थे। कहते हैं अब जूते बड़े आरामदायक आ गए, पहले इतने आरामदायक नहीं होते थे। तो बात हो रही है यहाँ पे जूतों की, सी ऑप्शन रहेगा। सुभीते शब्द का उचित अर्थ क्या है? सुभीता मतलब सुविधाजनक, जो आसान हो जाता है उसको सुभीता बोलते हैं। तो सुविधाजनक आएगा, ये ऑप्शन हमारा सी रहेगा 24वें का। ठीक है, तो उसके बाद देखिए हम अगला देखते हैं पाठ तीसरा, नादान दोस्त। छठी क्लास का तीसरा पाठ एक कहानी है। पहले वाला क्या था? बचपन था संस्मरण। और नादान दोस्त क्या है? मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। मुंशी प्रेमचंद के बारे में मैंने आपको 9वीं 10वीं की जो कक्षा में और 11th 12th में खूब अच्छे से मुंशी प्रेमचंद जी को करवा रखा है। तो आप अगर ज़्यादा डिटेल इनके बारे में देखना चाहो तो वहाँ से देख लेना। अब इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। नादान दोस्त क्या होता है? कई बार देखिए दोस्ती ऐसे लोगों से हो जाती है जो कई बार नादानी कर जाते हैं, लेकिन यहाँ लोगों की बात नहीं है, यहाँ तो चिड़िया के अंडों की बात है और बच्चों की बात है। यहाँ पर दो बहन भाइयों की बात है, केशव और श्यामा। केशव भाई है और श्यामा बहन है। छोटी छोटी उम्र के हैं, गर्मियों के दिन है। उनके माता पिता उनकी माँ सुलाती है घर, लेकिन बच्चे जो है उनको बाहर कैनवस पे यानी कि छज्जे पे चिड़िया का घोंसला दिखता है। चिड़िया का घोंसला दिखता है तो उनकी जिज्ञासा जगती है तो वो सोचते हैं हम भी देखें। जब उनकी मम्मी सो जाती है तो वो जो न स्टूल लगाते हैं उसके ऊपर पिड्डी लगाते हैं और वो कैनवस यानी कि छज्जे तक पहुंच जाते हैं। भाई अपनी बहन से चीथड़े मंगवाता है और जो 2-4 तिनके थे घोंसले के बने हुए उसके नीचे वो लगा देता है, भाई उनको मैं सॉफ्ट बनाऊं। लेकिन इस दौरान एक गलती कर देता है और वो अंडों के हाथ लगा देता है। और बाद में जब देखता है, सो के उठता है दोपहर बाद, तो देखता है कि वो अंडे नीचे पड़े हुए हैं। और उसकी बहन भी देखने की जिद करती है, लेकिन वो उसको कहता है बाद में देख लेना। जब अंडे नीचे गिरे मिलते हैं तो फिर वो सोचता है ऐसे क्यों हो गया। फिर मम्मी तक बात पहुंचती है, फिर उनको पता चलता है कि ये तो इनने हाथ लगा दिए थे तो अंडे गंदे हो गए और चिड़िया ने नीचे गिर दिए उनको। तो ये सारी चीज़ें जो है अंडे नीचे डालने के बाद उनको एहसास होता है कि भाई हमने यह गलत काम तो नहीं कर दिया। तो इस प्रकार का यानी कि वो करना तो चाहते थे उन अंडों से दोस्ती, लेकिन दोस्ती की बजाय उन पे भारी पड़ गया। उन अंडों के लिए जो है उनका जीवन ही खत्म हो गया। कुछ इस प्रकार की कहानी है नादान दोस्त। इसके लेखक का नाम तो हमें पता चल ही गया, अभी हमने किया है, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी। और नादान दोस्त कहानी में नादान कौन है? नादान है केशव, यानी कि सबसे बड़ी बात तो ये उसने ये सारा काम किया था। नादान का नाम है क्या है? मैंने केशव और श्यामा दो बहन भाइयों की बात की थी, तो केशव है। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? अब इसकी भी मैंने बात दी थी, कार्निस पर जो है उन्होंने अंडे, कैनवास मैंने शायद बोला, सॉरी कार्निस था वो। कई बार बोलते बोलते जल्दी के चक्कर में गलत शब्द का उच्चारण हो गया, ये थोड़ा ध्यान देना। कार्निस का मतलब होता है छज्जा, जो आगे निकला हुआ होता है ना, जैसे हम निकाल देते हैं दरवाजों के आगे, तो कार्निस पर उन्होंने दिए। और उसके बाद केशव की बहन का क्या नाम था? अभी हमने जिक्र किया। केशव की बहन का नाम श्यामा है। केशव बड़ा है, श्यामा छोटी है। उसके बाद 5वां प्रश्न देख लीजिए। श्यामा चिड़िया के बच्चों के लिए क्या चारा लाई थी? श्यामा चिड़िया के बच्चों के लिए चावल के दाने, कटोरी में उन्होंने चावल भी रखा, पानी भी रखा। अपनी तरफ से तो वो उनकी सारी सुविधा का सामान रख रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो इस प्रकार अंडों को खराब कर रहे हैं। तो उन्होंने चावल के दाने एक कटोरी में भर के लाई और चावल के दाने रखे वहाँ पे, बी ऑप्शन रहेगा। केशव ने चिड़िया के बच्चों के लिए पानी किसमें भरा था? पत्थर की प्याली में उन्होंने पानी भरा था। एक कटोरी सी मंगवाई, पत्थर की बनी हुई थी, और उस प्याली में, पत्थर की प्याली में उन्होंने पानी भर के उनके लिए रख दिया था। केशव ने घोंसलों पर छाया किससे की थी? अब वो घोंसले पर वैसे तो धूप थी, केशव को यूं लगा कि यहाँ तो धूप रहती होगी, इनको तो धूप लगेगी, चिड़िया बैठती है तो इस पे। तो जो कूड़ा इकट्ठा करने की बाल्टी थी उसको उसने टेढ़ा करके उस पे जो इस प्रकार लगा दिया जिससे वो छाया हो गई। तो कूड़े की बाल्टी से उन्होंने क्या की? छाया की वहां पे। दोनों बच्चों को किसने सुलाया था?
किसने सुलाया था, ये भी बात हम पहले कर चुके हैं अगर आपको ध्यान हो तो। उनकी मम्मी ने, यानी कि अम्मा, बाबूजी थे, ताई जी, चाची या अम्मा, अम्मा या माँ या माता जी, कुछ भी हो सकता था। अम्मा ने सुलाया था उनको। केशव किस पर चढ़कर घोंसले तक पहुंचा? स्टूल पर चढ़कर घोंसले पर पहुंचा, और स्टूल पर चढ़ने के बाद भी उसने बाथरूम में से एक पटड़ी मंगवाई, वो रखी, और तब उसका कहीं जाके हाथ गया। तो मुख्य तो स्टूल था, स्टूल पे चढ़ के गया। घोंसले में कितने अंडे थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घोंसले में कितने अंडे थे? 3 अंडे थे घोंसले में। उसके बाद गद्दी के लिए चीथड़े कौन लेकर आया था? उसने कहा कि ये तो थोड़े से तिनके हैं, इनको बड़े हार्ड लगते होंगे, चलो मैं इसको सॉफ्ट बना देता हूँ, केशव ने कहा। तो कहा कि अंदर से कोई चीथड़े ले आ, पट्टे पुराने कपड़े, चीथड़े से अभिप्राय ये होता है। तो वो श्यामा भाग के गई और वो लेके आई उसकी बहन अंदर से। श्यामा की आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्योंकि जब देखिए केशव ने ऊपर चढ़कर अंडे देखे तो श्यामा भी देखना चाहती थी, लेकिन केशव ने इसलिए नहीं दिखाया कि वो स्टूल और उसके ऊपर वो लगी हुई पटड़ी पिड्डी, उस पर चढ़ेगी तो कहीं वो गिर ना जाए, और अगर वो गिर गई तो मम्मी उसको पीटेगी, ये सोचते हुए उसने उस श्यामा को अंडे नहीं दिखाए, वहां चढ़ने नहीं दिया। और इसलिए श्यामा कहने लगी कि तूने खुद को तो देख लिए और मुझे नहीं दिखाए। तो अंडे नहीं दिखाने के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। श्यामा ने माँ से अंडों के लिए चावल तथा पानी रखने का जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको ये था कि अगर मैं माँ के आगे इनका जिक्र करूंगी तो वो केशव जो है उसको पीटेगा और माँ भी डांट मारेगी। तो दोनों ही चीज थी उसके मन में कहीं ना कहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जो भय था वो केशव के पिटने का भय था। उसको ये था कि माँ जो है वो केशव को क्या करेगी? पिटेगी। पिटने का भय था, भाई केशव को पिटेगी तो मुझे भी डांटेगी। तो इसलिए सी जो है वो केशव के पिटने के भय से केशव उसे पीटता और माँ केशव को पीटती। पीटना और पिटना दोनों अलग अलग होते हैं। उसके बाद आगे देखिए, 4 बजे एकाएक उसकी आंख खुली। किसकी आंख खुली भाई? 4 बजे एकाएक उसने देखा कि बाहर खिसक के कौन चला गया, और उसकी आंख खुली। किसकी? श्यामा की आंख, यानी कि उसकी बहन की आंख खुली। और फिर ये बाहर जाके देखने गई वो क्या हुआ, तीनों अंडों का क्या हुआ। और उसने देखा कि तीनों अंडे गिरकर टूट गए हैं, धरती में गिरे पड़े हैं और गिरकर टूट गए हैं तीनों अंडे। माँ के नाराज होने पर भीगी बिल्ली कौन? भीगी बिल्ली मुहावरे का प्रयोग है, शक पका जाना, यानी कि भीगी बिल्ली कौन बन गया? श्यामा, केशव या दोनों? अब दोनों ही बन गए। माँ तो डांटेगी भी, ये अंडे कैसे फुटे? जब दोनों को लगा डांट पड़ेगी तो दोनों ही जो है यहाँ पे क्या बन गए? भीगी बिल्ली कौन बन गया? ए और बी, केशव। डर तो श्यामा भी गई थी, लेकिन भीगी बिल्ली बन गया केशव। हाँ ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 16 है हमारा, माँ के नाराज होने पर भीगी बिल्ली कौन बन गया? भीगी बिल्ली बन जाना ये मुहावरे का प्रयोग भी है यहाँ पे। कौन बन गया भीगी बिल्ली? श्यामा बनी, केशव बना, ए और बी दोनों बने। अब देखिए श्यामा ने तो माँ को बता दिया था भाई ऐसे ऐसे हुआ था, तो सारी बात पता लगने के बाद फिर भीगी बिल्ली कौन बनेगा? केशव ही बनेगा। अब केशव को लगने लगा कि तेरी तो पिटाई होने वाली है, तो बी ऑप्शन रहेगा। अंडे क्यों टूट गए थे? अब केशव ने अंडों को छुआ था और छूने से वो अंडे गंदे हो गए थे और इसलिए चिड़िया ने उनको नीचे डाल दिया और वो टूट गए। तो केशव के छूने के कारण वो अंडे टूट गए थे। ठीक है। उसके बाद 18वां देख लेते हैं हम। माँ के अनुसार केशव ने कितनी जानें ली है? माँ ने केशव को डांटा और उसने कहा तेरी नादानी के कारण तूने 3 जानें ले ली। किसकी थी 3 जानें? उन अंडों में पल रहे बच्चों की। सी ऑप्शन आएगा, 3 जान ली है। माँ को हंसी क्यों आ गई? अब माँ को जो गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन जब वो सारी बात उन्होंने बताई, ऐसे ऐसे छाया की और ऐसे हुआ, तो केशव की नादानी पर हंसी आ रही थी। गुस्सा होते हुए भी माँ को उसकी नादानी पर हंसी आ रही थी। अपनी गलती पर किसको अफसोस हो रहा था? केशव को ही होगा, क्योंकि अंडे भी टूट गए थे और माँ भी उसका जो न मजाक भी उड़ा रही थी, डांट भी रही थी, दोनों ही चीज थी। तो केशव जो है वो बहुत दुखी हो रहा था कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, मैं नहीं करता तो चिड़िया के अंडे बच जाते। तो इस प्रकार ये हमारा तीसरा पाठ था, नादान दोस्त। और अब देखते हैं पाठ नंबर 4। और 4 पाठ क्या है? चांद से थोड़ी गप्पे। ये कविता है शमशेर बहादुर सिंह की कविता, और शमशेर बहादुर सिंह को भी हमने पहले कर लिया है। 10-11 साल की एक लड़की है जो चांद को देख के, चांद कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, तो इस प्रकार वो चांद से गप्पे लड़ाती हुई। ये भी देखिए मैंने अभी आपको बात की थी, केदारनाथ पीछे अग्रवाल की हो रही थी। तो 1911 के नागार्जुन है, शमशेर बहादुर है, कई कवि है। ये 13 जनवरी 1911 को देहरादून में इनका जन्म हुआ था। ये भी 1911 के कवि हैं हमारे, ये 1911। और इसके अलावा जो है नया पंथ और
इनकी कुछ रचनाएं देख लीजिए। नया पंथ और मनोहर कहानियां आदि पत्रिकाओं का तो इन्होंने संपादन किया है। माया पत्रिका में सहायक संपादक रहे ये। और इनकी रचनाओं में कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, मैं चुका भी हूँ और नहीं, मैं चुका भी नहीं, और इतने पास अपने, तथा उदिता एवं बात बोलेगी, बाट नहीं है बात है, बात बोलेगी आदि प्रमुख है। तो इस प्रकार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ये, जिनका जिक्र यहाँ पर है। उसके बाद आगे देख लेते हैं पाठ हमारा क्या है। एक 10-11 साल की लड़की चांद से किस प्रकार गप्पे मारती हैं, ये साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूंगी, साथ साथ आपको बता भी दूंगी उसका सार संग्रह है। एक लड़की है, वो मैंने पहले भी जिक्र कर दिया, चांद छोटा बड़ा होता देखती है और उससे बातें करती है। कितने साल की लड़की? 10-11 साल की, क्योंकि छठी का बच्चा भी 10-11 साल का होता, उसी को ध्यान में रख के कविता है, तभी छठी के सिलेबस में है। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के कवि का नाम तो शमशेर बहादुर है, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा कैसा नजर आता है, यहाँ पर वो जो कविता लिखी गई है उसके अनुसार चंद्रमा तिरछा नजर आता है, बिल्कुल सीधा नहीं है वो। लड़की कहती है तुम थोड़े टेढ़े हो, यानी कि तिरछे हो। गोरा चिट्टा गोल मटोल कौन है? गोरा चिट्टा और गोल मटोल की ये दोनों ही उपमा जो है किसको? चंद्रमा को दी है। लड़की ने चंद्रमा से बातें करते हुए, रात्रि को चंद्रमा से बैठी हुई बातें कर रही हैं। कविता में प्रयुक्त सिमत शब्द का क्या अभिप्राय है? सिमत का मतलब होता है दिशाएं, तो इसमें भी दिशाएं ही हैं, उनका अभिप्राय सिमत, तुम चारों सिमत में फैले हुए, इस प्रकार करके, तो यहाँ पर दिशाएं हैं, उसका अर्थ भी। हमको खाली स्थान ही नीरा समझा है, पंक्तियों पूर्ण करे। अब वो लड़की कहती क्या तुमने हमको नीरा बुद्धू ही नीरा समझा है, तो बुद्धू आएगा इसमें। चांद से बातें करती करती वो ऐसा एक जगह बोलती है। आपकी बीमारी है, वो चांद को कहती है आपको बीमारी है, आप कभी बड़े हो जाते हो, कभी छोटे होते हो, घटने और बढ़ने की बीमारी है। तो इस प्रकार वो आपको बीमारी, इस पद्यांश के अनुसार बीमारी किसे? चांद को बीमारी है। क्यों है? वो लड़की कहती कभी तो तू छोटा हो जाता, कभी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए तेरे कोई बीमारी है। तो ये चांद की बीमारी की बात है। घटते बढ़ते रहना किसका स्वभाव है? चांद का स्वभाव है घटते बढ़ते रहना, तो ऑप्शन ए रहेगा इसका, चांद का, ये ए ऑप्शन रहेगा। कविता के अनुसार किसका मर्ज अच्छा नहीं हो सकता? वो चांद का मर्ज कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। कहते हैं हमेशा तुम्हारी ये बीमारी तो ऐसी की ऐसी रहेगी, इसको कोई भी अच्छा नहीं कर सकता। कविता के अनुसार चंद्रमा का अर्थ कब आधा रह जाता है? ये तो हमें पता भी है कब आधा रह जाता है, और कविता में भी उसी का जिक्र किया गया है कब आधा रह जाता है। पूर्णिमा के दिन, अष्टमी के दिन, अमावस्या के दिन, पंचमी के दिन। पूर्णिमा के दिन तो चांद पूरा होता है, अमावस्या के दिन चांद होता ही नहीं है, पंचमी के दिन तो चांद ना आधा होता, छोटा 1/4 के करीब होता है। तो अष्टमी के दिन जो है वो चांद आधा रह जाता, सी ऑप्शन रहेगा इसका। किस दिन चंद्रमा गोल मटोल तथा गोरा चिट्टा दिखता है? ये तो आपको पता ही है किस दिन दिखता है। पूर्णिमा के दिन धरती के सबसे नजदीक और गोरा चिट्टा और पूर्ण दिखता है, तो पूर्णिमा की बात है यहाँ पे। 10वां प्रश्न। और उसके ये इस तरह के हमारे मोटे मोटे इसके 10 एक प्रश्न थे। और यहाँ पर वो कहती है कि तुम इस प्रकार चांद से गप्पे करते करते वो कहती है कि तुम इतने आकाश में फैले हो, तुम्हारा मुंह दिखाई देता है, बाकी तुम्हारा शरीर आकाश से ढका हुआ है। इस प्रकार की बातें भी करती है वो लड़की चांद से बातें करते करते। तुम्हारा मुंह जो है वो सुंदर है, गोरा चिट्टा है, गोल मटोल है, लेकिन तुम ये टेढ़े मुंह के दिखाई देते हो, इस प्रकार की बात करती है। उसके बाद 5वां पाठ ले लीजिए, अक्षरों का महत्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा पाठ है ये। थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी, यानी कि पीछे की बात भी की गई है। गुणाकर मूल्य इसके लेखक है। गुणाकर मूल्य जी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम पाठ की बात कर लेते हैं। अक्षरों का महत्व क्या है? प्राचीन समय में अक्षर जो थे वो क्या थे, किस प्रकार बन रहे थे? चित्रलिपियां चलती थी, लोग किस प्रकार एक दूसरे से, जब बोलना नहीं सीखा, जब पढ़ना नहीं सीखा, तो लोग किस प्रकार बातें करते थे। बहुत अच्छा सुंदर पाठ है, तो वो सारा वर्णन इस पाठ में किया गया है। देखते हैं इसके प्रश्न, साथ साथ मैं कोशिश करूंगी जो भी बातें एक्सप्लेन करने की है उनको करेंगे हम। पुस्तक किनसे बनती है? अब पुस्तक किनसे बनेगी? शब्दों से, अक्षरों से, प्रेस से, पत्रों से। पत्र और प्रेस तो बाद में आएंगे, सबसे पहले तो हमें अक्षरों की जरूरत पड़ेगी पुस्तक बनाने के लिए, तो सी ऑप्शन रहेगा। अक्षरों से किससे बनती है पुस्तक? अक्षरों से बनती है, ऑप्शन रहेगा इसका सी। उसके बाद पुस्तक तथा समाचार पत्र के मूल में क्या है, यानी कि उनका आधार क्या है? मूल, यदि आधार देखें तो बिल्कुल अक्षर ही है। सबसे पहले अक्षर की जब शुरुआत करी हमने, तभी तो हम पुस्तक और समाचार पत्रों की तरफ बढ़े। तो मूल उसकी नींव जो है वो आधार ही है।
आधार जो है वो अक्षर ही है। कुछ लोगों के अनुसार अक्षरों का ज्ञान हमें किससे मिलता है? वो कहते हैं कि प्राचीन समय में लोग ऐसे मानते थे, कुछ लोग नहीं, प्राचीन समय के लोग ऐसा मानते थे कि अक्षरों का ज्ञान हमें भगवान से मिलता है। ये अक्षर कोई चमत्कार से कम नहीं है और ये चमत्कार भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ईश्वर की बात की गई है, इस अक्षरों का ज्ञान ईश्वर से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, अक्षरों की खोज वास्तव में किसने की है? इस पर अक्षरों की खोज मनुष्य ने की है। अध्यापक तो बाद में आया, पहले तो मनुष्य की बात होगी। मनुष्य ने की है। जैसे जैसे उसको आवश्यकता पड़ती गई, वो पहले चित्रलिपि के द्वारा, फिर दूसरी भाषाओं के द्वारा, फिर वो अपने एक चिन्ह बनाए और धीरे धीरे जो है ना लिपि कब बनी, ऐसे विकास होता गया और अक्षरों की खोज भी होती गई। तो मनुष्य ने ही बनाई है, क्योंकि इस सृष्टि में सबसे ज्यादा खोज करने वाला मनुष्य ही है। हमारी धरती लगभग कितने साल पुरानी है? प्रस्तुत पाठ के अनुसार धरती को लगभग 5 अरब साल पुराना माना गया है। 500 अरब नहीं है, सॉरी, 5 अरब साल पुराना माना गया है। तो डी ऑप्शन रहेगा इसका। ये ध्यान देने की जरूरत है भाई, 500 नहीं है, 2 भी नहीं है, 200 भी नहीं है, 5 अरब है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। 7वां प्रश्न क्या कहता है? इससे पहले हम आगे बढ़े, हमारे जो नए बंधु आए हैं वो थोड़ा ध्यान दे। अगर आपने एनसीईआरटी की और 9वीं से 12वीं तक की भी वीडियो देखनी, वो भी हमने डाली हुई है चैनल पे, आप वहां जाके देख सकते हैं। और बाकी जो हमारे व्याकरण के भी मुख्य मुख्य टॉपिक है, आपको सारी वीडियो मिलेगी। और काव्य शास्त्र की अभी हाल ही में जो ना 5-6 जो जितने हमारे प्रश्न थे, 4-5 वीडियो के माध्यम से हमने अभी अभी डाले हैं। जो पीजीटी टीजीटी में भी एक आधा प्रश्न आ जाता है। देखिए, सिलेबस तो सेम ही रहता है, कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। हाँ, इतनी चीज है कि टीजीटी में थोड़ी ग्रामर पोर्शन ज्यादा टच किया जाता है, और पीजीटी के जो 60 प्रश्न है उनमें से तो काफी हद तक लिटरेचर के ही आते हैं। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए। 6ठी से 8वीं वाले जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, ये टीजीटी के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। तो हम पाठ की बात कर रहे थे, प्रश्नोत्तर की। नए बंधु आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपसे एक निवेदन है कि बेल आइकॉन जरूर दबाएं बटन, और फिर ऑल नोटिफिकेशन ऑन अवश्य कर ले। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी भी है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हमारे कुछ मित्र, कुछ बंधु, हमारे कुछ देखने वाले कहते हैं, सुनने वाले, कि आपकी नोटिफिकेशन नहीं मिलती। तो उसका मेन कारण यही है। एक नया चैनल भी शुरू किया है मैंने पहले भी जिक्र किया था। उस चैनल के माध्यम से भी हम बातें करेंगे आपस थोड़े, मैं अपने उसके बारे में, क्योंकि इस पे हम ज़्यादा बात कर नहीं सकते। एक एजुकेशनल चैनल है हमारा, तो थोड़ा एजुकेशन भी रहेगी उसमें, और अपनी पर्सनल कुछ चीज़ें भी रहेगी लाइफ के बारे में। एक बहुत ही रोमांचक चीज़ें ऐसी होगी आपकी, तो आप उसको भी देखते रहिए, वहाँ भी अपना प्यार सहयोग दीजिए, उम्मीद मैं करूँगी आपसे। जानवरों और वनस्पतियों का राज्य धरती पर कितने साल तक रहा? करोड़ों साल की बात है। जानवर सबसे पहले ये बात की है कि पहले वनस्पतियां आई, फिर जानवर आए, और करोड़ों साल तक मनुष्य तो आए ही नहीं थे, यही आए थे। हमारे लेखक ने कुछ इस प्रकार का जिक्र किया है। तो उस पाठ के अनुसार करोड़ों साल तक माना गया है। मनुष्य ने इस धरती पर कितने साल पहले जन्म लिया? कोई लगभग 5 लाख साल पुरानी बात है जब मनुष्य इस धरती पर आया था। लगभग 5 लाख साल पहले मनुष्य इस धरती पर आया था। पहले मनुष्य किसके औजारों का इस्तेमाल करता था? अब यदि हमने इतिहास पढ़ा है तो उसमें हमने देखा है कि पहले जो है वो पत्थरों के औजार होते थे, फिर तो एक जो नपाषाण युग के बाद फिर एक तांबर युग आया था, और धीरे धीरे सभ्यता जो है वो धीरे धीरे ठीक इम्प्रूव होती चली गई, यानी कि सुधरती चली गई, और मनुष्य जो है ना कहाँ तक पहुंच गया। तो पहले पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। कौन से मानव ने चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए थे? प्रागैतिहासिक मानव। प्रागैतिहासिक कौन सा होता है? जो इतिहास से पहले की बात होती है, जिनका इतिहास उपलब्ध होता है वो तो ऐतिहासिक हो जाते हैं। जो इतिहास से पहले की बात होती है उनको हम प्रागैतिहासिक बोलते हैं। तो प्रागैतिहासिक मानव ऐसे थे जिन्होंने छोटी छोटी गुफाएं भी बनानी शुरू कर दी, और उन गुफाओं में वो ना चित्रों के माध्यम से, या वो शिकारियों के चित्र होते थे, वो बड़े बड़े जानवरों के चित्र बनाते थे, कुछ हथियारों के जैसे भी बनाते थे, एक दूसरे को उन चित्रों के माध्यम से ये अपनी बात समझाते थे। 10वें का प्रागैतिहासिक मानव। उसके बाद अगले 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए लगभग कितने साल हुए हैं? अब लेखक कहता है कि अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 साल पुराना है। उन्होंने माना है 6000 साल हुए हैं इसको शुरू हुए। अक्षरों की खोज के साथ किसकी शुरुआत हुई? बिल्कुल एक नए युग की, एक नई संस्कृति की शुरुआत हुई, नए युग की शुरुआत हुई अक्षरों के खोज के साथ ही। क्योंकि मनुष्य ने अक्षरों को खोजा तो अपने भाव दूसरों तक बड़ी आसानी से व्यक्त करने लगा और दूसरों के समझने लगा। वो उनके माध्यम से ये अपनी बात समझाने लगा। तो इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। अगला देखिए, अक्षरों की खोज करने के बाद मानव को क्या कहा जाने लगा? मानव को सभ्य कहा जाने लगा। बिल्कुल पढ़ा लिखा ज्ञानी, ये तो बाद की बात है। सबसे पहले तो अक्षरों की खोज के बाद क्या बना? मनुष्य सभ्य प्राणी बना, सभ्य इंसान बना। तो सी आ जाएगा उसमें। सभ्यता आई, शिष्टाचार आने लगा उसमें। 14%। जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं तब से क्या शुरू होता है? जब हमें लिखे हुए प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं तब से हमारा शुरू हो जाता है इतिहास। क्योंकि हम उन लिखे प्रमाणों के आधार पर ही पिछली बातों का वर्णन करते हैं, पिछली बातों का जिक्र करते हैं। 15वां प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शब्द का सही अर्थ क्या है? अभी भी मैंने पहले बताया आपको क्या है प्रागैतिहासिक का सही शब्द क्या है। जो लिखित जो होता है, जहाँ से प्रमाण मिलते हैं, उसको तो हम इतिहास कहते हैं। जो उससे भी पहले की बात है उसको हम प्रागैतिहासिक कहते हैं, यानी इतिहास के पहले का समय। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा। उसके बाद अक्षरों की खोज के न होने पर हम क्या नहीं जान पाते? अक्षरों की खोज यदि नहीं होती तो हम प्रमाण सहित इतिहास को नहीं जान पाते। क्योंकि ताड़ पत्रों के माध्यम से या पत्थरों पे लिपियों के लिखित लिपियों के माध्यम से जो भी चीज़ें हमें पता चलती है वो लिखित में है, तभी तो हम जान पाते हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता तो हम इतिहास के सिर्फ कयास लगाते, उनको जान नहीं पाते, जैसे कि हम प्रागैतिहासिक काल के लगाते हैं। उसके बाद अगला है, अक्षरों का महत्व पाठ के आधार पर मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या है? इस पाठ के आधार पर अक्षरों का ज्ञान ही मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज, यानी कि ए ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद है, अक्षरों की खोज के बाद तेजी से किसका विकास हुआ? जैसे ही अक्षरों की खोज हुई तो मानव सभ्यता और संस्कृति का तेजी से विकास हुआ, या तो डी ऑप्शन रहेगा इसका। अक्षरों ने से क्या बनी है? अक्षरों से क्या बनी है? लिपियां। जो हमारी लिपि है वो अक्षरों से ही बनी है। किसी भी भाषा की लिपि ही उसके अक्षरों का ज्ञान करवाती है, तो अक्षरों से ही लिपियां बनी है। ऑप्शन रहेगा सी इसका। ठीक है, उसके बाद देखिए, हिंदी भाषा की लिपि जैसे हम कहते हैं देवनागरी है, इसी प्रकार हम कहते हैं पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, और जो है ना संस्कृत की लिपि देवनागरी है, नेपाली की, कोंकणी की, इनकी भी देवनागरी है। इस प्रकार अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती है। तो यानी कि लिखित वर्णों के समूह को लिपियां कहते हैं। तो अक्षरों से ही लिपियां बनती है। लिपियां शब्द का क्या अर्थ है? लिपि मतलब ध्वनि। जो हम बोलते हैं वो ध्वनि उस वर्ण के माध्यम से निकलती है, उन ध्वनियों को ही हम लिपियां कहते हैं। तो डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या है। तो ये था हमारा 5वां पाठ। अब देखिए 6ठे पाठ की तरफ पढ़ते हैं। पार नजर के कहानी है ये, और जयंत विष्णु नार्लिकर की ये कहानी है। 6ठा पाठ हमारा 6ठी क्लास का। अब देख लेते हैं इसके भी कौन सी नज़र के पार जाते हैं हम। अब नज़र के पार जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पाठ का सार संक्षेपण कर देती हूँ। यह एक ऐसा पाठ है, एक यूं लगा लीजिए कि एक काल्पनिक सी कहानी है कि चांद के ऊपर लोग रहते थे, और किस प्रकार रहते थे वो लोग। धरती के नीचे जो है अपनी कॉलोनी बसाई हुई थी। बड़ा उन्होंने जो है वो, उनका विज्ञान काफ़ी तरक्की पे था। उन्होंने या हवाई जहाज की और दूसरे देश के यानों का किस प्रकार उनसे बचना है, कुछ इस प्रकार का जिक्र है। उसी समय एक छोटा बच्चा है जिसके पिता वहाँ कार्यरत है, वो वहाँ घुस जाता है और वो एक बटन दबा देता है, और फिर कुछ इस प्रकार का होता है। कुछ इस तरह का पाठ है। पार नज़र के कहानी के लेखक का नाम जयंत विष्णु नार्लिकर। ये तो अभी अभी हमने पढ़ा है, ए ऑप्शन रहेगा इनका, ए। उसके बाद अगला देख लीजिए, यह रास्ता कैसा था? जिस रास्ते से गए थे वहाँ लैब तक, तो वो रास्ता सुरंग नुमा था, यानी कि एक सुरंग की तरह था। सी ऑप्शन रहेगा। इस रास्ते से जाने के लिए किसे मनाही थी? आम लोग उससे नहीं जा सकते थे, क्योंकि जिस व्यक्ति का पास बना हुआ था, जो वहाँ कर्मचारी थे, सिर्फ वही जा सकते थे। आम लोगों का आवागमन वहाँ जाना बंद था, क्योंकि वो एक साइंटिफिक लैब थी और वहाँ अगर आम लोग जाते तो नुकसान हो जाता।
छोटू अपने पापा का क्या लेकर सुरंग में के पास पहुंच गया। उसके पापा के पास एक सिक्योरिटी पास था, क्योंकि वो वहां कर्मचारी थे तो सिक्योरिटी पास था। उसने अपने पापा का सिक्योरिटी पास उठाया और वहां चला गया। छोटू की रोजाना किससे वार्तालाप होती थी? उसकी माँ से बात होती थी। वो अपनी माँ से उसमें बार बार की अलग अलग तरह की जानकारी लेता रहता था उसके पापा के कार्यालय के बारे में, लैब के बारे में। छोटू के पापा किन लोगों में से एक थे? वो चुनिंदा लोगों में से एक थे, क्योंकि वहाँ चुनिंदा लोग ही काम करते थे उसमें लैब में, तो उनमें से एक थे उसके पापा। पूरी कॉलोनी कहाँ रहती थी? पूरी कॉलोनी चांद के ऊपर कॉलोनी है भाई, ये जिसका जिक्र है। पूरी कॉलोनी जो है वो जमीन के नीचे रहती थी, जमीन के नीचे बनी हुई थी उनकी कॉलोनी। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। दरवाजे में क्या बना हुआ था? दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था, यानी कि एक छेद सा बना हुआ था जिसमें से वो बाहर का देखते थे भी कौन है, तो खांचा बना हुआ था एक, बाहर का नहीं देखते, सॉरी, उसमें वो कार्ड लगा के और फिर अंदर जाना पड़ता था। छोटू को किन यंत्रों की जानकारी नहीं थी? छोटू को जो वहाँ निरीक्षक यंत्र थे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा निरीक्षक सी। उसके बाद है सुरंग के अंदर छोटू की तस्वीर किसने खींची? सुरंग के अंदर जैसे ही वो घुसा तो निरीक्षक यंत्र था, वहां आने वाले की सबकी फोटो खींच लेता था, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो निरीक्षक यंत्र ने, जो देखभाल करने का यंत्र लगाया हुआ था, उसने छोटू की तस्वीर खींच ली थी, जिससे पता चला था भी छोटू अंदर चला गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, सुरंग में जाने पर भी छोटू किस कारण बच गया? अपने पापा के कारण बच गया, क्योंकि उसके पापा वहाँ अच्छे ओहदे पर थे, अन्यथा वहाँ जो भी व्यक्ति चला जाता उसको दंडित किया जाता, और वह अपने पापा के कारण ही बच गया था। छोटू के पापा क्या कहकर सुरंग में जाते थे? वो स्पेस सूट पहनकर सुरंग में जाते थे, क्योंकि ऐसे वहां जाने की मनाही थी, वहां बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उनके लिए नुकसानदायक थी, तो स्पेस सूट पहनकर ही जाते थे उसके पापा सुरंग में। इस पाठ में किस ग्रह की चर्चा की गई है? मंगल ग्रह की चर्चा की गई है। मंगल ग्रह पे एक कॉलोनी बसी हुई है, वहाँ लोग बड़े ही उच्च श्रेणी के वैज्ञानिक है, कुछ इस प्रकार इस पाठ में दिखाया गया है। हमारे पुरखे कहाँ रहते थे? हमारे पुरखे जमीन के अंदर रहते थे, प्रस्तुत पाठ के अनुसार वो ऐसा मानना है। मंगल ग्रह पे वो कहानियां सुनाते हैं ना अपने बच्चे को, तो कहते हैं हमारे पुरखे जमीन के अंदर ही रहते, जमीन के ऊपर रहते थे, अंदर तो हमने अब कॉलोनी बढ़ाई है, क्योंकि अब जो है बाह्य आक्रमणों का ज्यादा खतरा, बाहर के लोग आ रहे, इसलिए हमें जमीन के अंदर कॉलोनी बनानी पड़ रही है। उनके पुरखे जो है वो जमीन के ऊपर रहते थे, ऐसा माना गया है। रोशनी तथा उष्णता हमें किससे मिलती है? सूर्य से ही मिलती है दोनों चीजें, रोशनी और उष्णता, तो ये ऑप्शन रहेगा। मंगल ग्रह का प्राकृतिक संतुलन कैसे बिगड़ गया? अब वो कहते हैं उसके बाद इसका प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया, और जो हमें जमीन के नीचे रहना पड़ता, ऊपर का वातावरण ऐसा नहीं है कि हम इसमें रहे, क्योंकि सूर्य में परिवर्तन हुआ था और इस कारण उसका प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया, सूर्य के परिवर्तन के कारण। मंगल ग्रह पर रहने वाले जीव जमीन के नीचे किन के सहारे जी रहे थे? अब मंगल ग्रह पर रहने वाले लोग जमीन के अंदर कॉलोनी बनाकर रहते थे, और वो किसके सहारे जी रहे थे? वो विभिन्न यंत्रों के सहारे जी रहे थे, वो यंत्र ही थे जो उनको जिलाए हुए थे। छोटू के पापा के काम पर जाने पर किसका वातावरण बदला हुआ था? जब उसके पापा काम पर पहुंचे तो देखे छोटू तो पहले ही घुसा हुआ था, और कंट्रोल रूम का वातावरण पूरा बदला हुआ था, सारे जो है वो, क्योंकि छोटू ने एक बटन दबा दिया था और उसके कारण उसका वातावरण परिवर्तित हो गया था। उसके बाद अगला देखिए, कंप्यूटर के अनुसार हमारी धरती पर कौन बढ़ता चला जा रहा है? अब कंप्यूटर के अनुसार अंतरिक्ष यान धरती की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा था, जिसका वो जिक्र कर रहे थे, वो देख रहे थे अपने कंप्यूटर पर क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, तो अंतरिक्ष यान बढ़ रहा था। अंतरिक्ष यान से क्या बाहर निकला? यांत्रिक हाथ बाहर निकला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यांत्रिक हाथ बाहर निकला था अंतरिक्ष यान से। उसके बाद 21वां प्रश्न देख लीजिए क्या है। कॉलोनी में किसकी सभा बुलाई गई थी? कॉलोनी में सभा प्रबंध समिति की बुलाई गई, क्योंकि उनको यूं था कि अभी हमला होने वाला हमारे पे, तो अभी हम विचार विमर्श करें कि इससे कैसे बचा जाए, तो प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी, प्रबंध समिति, ये ऑप्शन रहेगा। 22वां देखिए, मंगल ग्रह की तरफ कितने अंतरिक्ष यान बढ़ते चले आ रहे थे? 2 अंतरिक्ष यान थे जो मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते आ रहे थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान के उतरने पर छोटू का ध्यान कहाँ गया? अंतरिक्ष यान के उतरने पर छोटू का ध्यान जो है ना कंसोल पैनल पर था, जिससे बहुत सारे बटन लगे हुए थे उस पैनल पे, उसका ध्यान वही था, और उसमें एक लाल बटन था और उसका मन कर रहा था कि मैं वो बटन दबा दूं। मंगल ग्रह की धरती पर उतरे अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? उस अंतरिक्ष यान का नाम जो है ना वाइकिंग था। मंगल ग्रह पर जो अंतरिक्ष यान उतरा था उसका नाम था वाइकिंग, अमेरिका ने भेजा था वो अंतरिक्ष यान।
तो इस प्रकार ये हमारे प्रश्न थे छठे पाठ के। उसके बाद 7वां पाठ है साथी हाथ बढ़ाना गीत। ये साहिर लुधियानवी का गीत है, वही गीत है जो साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, वही वाला गीत है ये भी। साहिर लुधियानवी बहुत सारे गीत लिखे हैं इन्होंने फिल्मों के लिए। माता पिता की इकलौती संतान थे, लुधियाना से संबंध रखते थे, पंजाब से। 1922 में इनका जन्म हुआ था और 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद देखिए आगे इनके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। साथी हाथ बढ़ाना गीत के गीतकार कौन है तो बताने की आवश्यकता नहीं है, साहिर लुधियानवी जी है। इस गीत में किसको संबोधित किया गया है? देशवासियों को किया गया है, सबको इकट्ठे रहने की बात की गई है। अगर हम इकट्ठे रहेंगे, एकता में बल है, वो वाली बात है इसमें भी। अकेला मनुष्य क्या हो जाएगा? थक जाएगा, और मिलकर करेंगे तो बोझ उठा पाएंगे। हमें मिलकर क्या उठाना होगा? बोझा उठाना होगा, तभी हम इस जो ना आज़ादी की लड़ाई को प्राप्त कर पाएंगे। कुछ इस प्रकार का था कि भाई हमें इकट्ठे रहना है। मिलकर कदम किसने बढ़ाया है? मेहनत करने वालों ने मिलकर कदम बढ़ाया है। इस गाने में दिया हुआ है ये भी, मेहनत करने वालों ने मिलकर कदम बढ़ाया है। मेहनत करने वालों के सामने शीश किसने झुकाया है? पर्वत ने सागर का सीना चीरा है, पर्वत ने शीश झुकाया है। तो किसने शीश झुकाया? पर्वत ने झुकाया है। ठीक है। अपने सीने कैसे हैं? फौलादी सीने हैं, फौलाद जैसे हैं अपने सीने। तो किस जैसे हैं? फौलाद जैसे, सी ऑप्शन आएगा। चाहने पर हम किन से राहें पैदा कर लेते हैं? चट्टानों में राहें पैदा कर लेते हैं। यदि हम चाहें तो चट्टानों को भी तोड़कर वहां अपनी राहें बना लेते हैं, यानी कि कठिनाइयों में भी अपनी राह को ढूंढ लेते हैं। उसके बाद हमें किससे डरना नहीं चाहिए? हमें मेहनत करने से कभी भी नहीं डरना चाहिए। कल हमने किसकी खातिर मेहनत की थी? कल हमने गैरों की खातिर मेहनत की थी, आज हमें किसके लिए करनी है? अपनों के लिए करनी है। यानी कि आज हमें अपने लिए लड़ना है, अपने लिए मेहनत करनी है। गैर कौन थे? ब्रिटिशर, उनके लिए मेहनत की थी। उसके बाद अगला देखिए, अपना एक क्या है? दुख और सुख। वो कहते हैं अपना सुख और दुख एक ही है, अलग अलग नहीं है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। हर एक भारतीय का सुख और दुख एक ही है, ऐसा मानता है लेखक। ठीक है, ये आ जाएगा सुख और दुख, सी ऑप्शन। अपनी मंजिल किसकी मंजिल है? सच्चाई की मंजिल। कहते हैं भारतीय तो हमेशा सच्चाई पर चले और सच्चाई ही उनकी मंजिल है। एक एक कतरा मिलकर क्या बन जाता है? वो कहता है एक एक कतरा मिलता है तो दरिया बन जाता है। दरिया मतलब नदी। एक एक कतरा मिलकर दरिया बनता है। ठीक है, तो ये अगला देख लीजिए। गीत में प्रयुक्त जर्रा का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जर्रा से क्या अभिप्राय है? रेत के कण मंजिल, जर्रा जर्रा कण कण, तो रेत के कण से अभिप्राय है, जर्रा से रेत के कण आ जाएगा। एक के साथ एक मिलकर कौन सी वस्तु पर्वत बन जाती है? वो कहता है कि राई भी अगर एक एक के साथ मिले तो वो भी एक दिन पर्वत का रूप धारण कर लेती है। तो इसलिए कभी भी किसी छोटी चीज को ये मत समझना चाहिए कि छोटी है, अगर वो इकट्ठी हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बन सकती है। इस प्रकार हमारे कवि ने कहा है। उसके बाद अगला देख लीजिए। अगला देख लीजिए 16वां प्रश्न। एकता के महत्व के लिए गीतकार ने निम्न उदाहरण दिए हैं। राई, कतरा, जर्रा, उपयुक्त तीनों। बिल्कुल तीनों दिए हैं। राई राई मिलकर जो है वो क्या बन जाती? पर्वत बन जाती है। कतरा कतरा मिलकर दरिया बन जाता है। और जर्रा जर्रा जो है वो महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार तीनों ही उदाहरण दिए हैं उन्होंने। इंसान अपने बस में क्या कर सकता है? इंसान के बस में क्या है? कहता है कि अपनी किस्मत को अपनी मुट्ठी में इंसान कर सकता है, अपने बस में कर सकता है किस्मत को। यहाँ पे रहेगा ये उपयुक्त तीनों, इसका ऑप्शन ये तीनों आएंगे। और यहाँ पर क्या आएगा? किस्मत को मुट्ठी में कर सकता है इंसान चाहे तो। इंसान में इतनी ताकत है अपनी मेहनत के बल पे
उसके बाद 18वां प्रश्न देख लीजिए। 18वां प्रश्न क्या कहता है, इंसान अपनी किस्मत को बस में कैसे कर सकता है? यदि वो है एक रहे, उसमें एकता का भाव रहे, तो वह अपनी किस्मत को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। सागर ने रास्ता छोड़ा है, पर्वत ने शीश झुकाया है। तो सागर ने क्या छोड़ा है? रास्ता छोड़ा है, रास्ता छोड़ा, सी ऑप्शन रहेगा। जर्रा बन जाता है, खाली स्थान पंक्ति को पूर्ण कीजिए, सहरा। जर्रा बन जाता है सहरा, यानी कि एक एक कण कर करके बहुत बड़ा जो है वो सहरा से अभिप्राय टिल्ले से होता है, टिल्ला बन जाता है। या फिर सिर पे बांधने वाला सहरा भी होता है, लेकिन ये सिर वाला नहीं है, जर्रा जर्रा बन के सहरा यानी कि टिल्ला बन जाता है। बीच में का रहेगा बी ऑप्शन। उसके बाद अगला देख लीजिए। इस प्रकार ये पाठ हमारा पूरा हुआ। और अगला पाठ जो 8वां ऐसे ऐसे एक एकांकी है, विष्णु प्रभाकर जी के बारे में मैंने पहले बता रखा बहुत अच्छे से डिटेल में। और ऐसे एकांकी विधाएं जरूर याद रख लेना है क्या है, ऐसे ऐसे एक एकांकी है। अब देख लेते हैं इसके भी कुछ प्रश्नोत्तर। ऐसे ऐसे क्या है? एक बच्चा होता है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ एक सारांश रूप में इसकी थोड़ी सी विषय वस्तु के बारे में बता दूं। एक लड़का होता है जो क्लास में पढ़ता है, ठीक ठाक ये पढ़ने में, और एक दिन स्कूल से आता है और अपनी माँ को कहते हैं मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। उसकी माँ कहती क्या हो गया? उसकी माँ घबरा जाती है, वो कहता है ऐसे ऐसे हो रहा है। और ऐसे करते करते वो वैद्य आता है, डॉक्टर आता है उनके घर में, उसके पिता आ जाते हैं, पैसे देते हैं वैद्य को, डॉक्टर को, दवाई देते हैं, और अंततः फिर उनके अध्यापक मिलने आते हैं और बाद में पता चलता है कुछ नहीं हो रहा था इसको, ऐसे ऐसे ये ना अपना स्कूल का काम पूरा नहीं था इसलिए कर रहा था। तो इस प्रकार का कुछ एकांकी है ये। इसके लेखक तो विष्णु प्रभाकर है, इसी ऑप्शन रहेगा विष्णु प्रभाकर जी। सी। मोहन ने क्या खाया था? मोहन ने केला और संतरा खाया था। जब वो पूछते हैं भाई इन्हें क्या खाया था, पेट में ऐंठन, माँ डर जाती है भाई कोई बीमारी इसको तो नहीं हो गई, तो इसलिए वो पूछते हैं कि इन्हें क्या खाया था, तो पता चला कि वो केला संतरा खाया था, उसने तो फ्रूट ही खाया था। मोहन के पेट में क्या रहा था? ऐसे ऐसे हो रहा था। जो भी कहता था मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा था, माँ ने सोचा कोई नई बीमारी होगी इसके पेट में। तो पेट की बीमारी दूर करने के लिए माँ ने क्या नहीं दिया था? जलजीरा दिया, हींग दिया, चूरन दिया, पिपरमेंट दिया। माँ ने सब कुछ दिया लेकिन जलजीरा इसमें नहीं दिया। ए ऑप्शन आएगा। हींग, चूरन और पिपरमेंट ये सारी चीज दी थी माँ ने पेट की बीमारी के लिए उसको। उसके बाद अगला है ऐसे ऐसे होने से मोहन का चेहरा कैसे पड़ गया था? ऐसे ऐसे करके उसका मोहन का चेहरा जो है वो बिल्कुल सफेद पड़ गया था, और वो बार बार यूं ही करता जा रहा था कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है। मोहन के पड़ोसी का क्या नाम है? उनके पड़ोसी का नाम है दीनानाथ। अब उनके पड़ोसी भी पूछते हैं भाई क्या हो गया, ऐसे ऐसे होगा। मोहन कैसा बालक है? वह एक शरारती और नटखट बच्चा है, यानी कि डी ऑप्शन रहेगा इसका, नटखट बच्चा है वो। उसके बाद अगला देखिए। वैद्य के अनुसार मोहन के पेट में ऐसे ऐसे क्या हो रहा है? अब वैद्य ने कहा कि इसके पेट में वात प्रकोप है, इस कारण इसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा। वात प्रकोप के कारण, यानी कि गैस बन गई है, जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं। वैद्य के अनुसार ऐसे ऐसे कैसे भागेगा? वो कहता है कि ऐसे भाग जाएगा। उन्हें पुड़िया दी और कहा कि ये पुड़िया इसको खिलाओ, और उसके बाद ऐसे भाग जाएगा जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाना, ऐसे गायब हो जाएगा। मुहावरे का प्रयोग है गधे के सिर से सींग गायब होना। उसके बाद अगला देख लीजिए। डॉक्टर की किस बात को सुनकर माँ कांप उठती है? डॉक्टर भी आता है, पहले वैद्य आता है, फिर डॉक्टर आता है। डॉक्टर की वो कहता है कि इसके पेट में कोई फोड़ा हो गया, डॉक्टर ऐसा कह देता है, और ये बात सुन के संभावित करता है डॉक्टर, लेकिन फिर भी माँ जब ये बात सुनती है तो वो बहुत अधिक घबरा जाती है कि मेरे बेटे के पेट में ऐसा क्या हो गया। मोहन के पिता ने डॉक्टर को कितने रुपए दिए? उसके पिता ने डॉक्टर को 10 रुपए दिए थे, 10 रुपए दिए, डी ऑप्शन रहेगा। मोहन की पड़ोसिन कौन थी? अब जब ऐसी बात हुई तो उनके पड़ोसी भी आए, उनका भी जिक्र हुआ पाठ में। तो उनकी पड़ोसन जो थी रामू काका की काकी थी, रामू की काकी थी उनकी पड़ोसन। रामू एक लड़का है मोहन के साथ, और उसकी काकी है, वो है उनकी पड़ोसन। ए ऑप्शन रहेगा रामू की काकी। वैद्य तथा डॉक्टर के जाने के बाद मोहन को देखने कौन आता है? वैद्य भी चला गया, 5 रुपए वैद्य ले गया, 10 रुपए डॉक्टर ले गया, और उसके बाद फिर मोहन से मिलने आते हैं उनके स्कूल के मास्टर जी। ठीक है, मास्टर जी आए मिलने, उससे मोहन से देखने आए, भी बीमार हो गया मोहन, देखे क्या बात है। किसके बिना क्लास में रौनक नहीं रहेगी? अब वो शरारती बच्चा था तो वैसे बच्चों से क्लास में रौनक तो रहती है। जब मोहन क्लास में नहीं आया, मास्टर जी ने पूछा और उनको पता चला कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मास्टर जी इसीलिए मोहन से मिलने आए थे। और मोहन यदि नहीं होता क्लास में तो क्लास की रौनक ही चली जाती है, क्योंकि वह एक नटखट बच्चा है। उसके बाद अगला देखिए। माँ के अनुसार वैद्य मोहन के लिए किसकी दवा भेजेंगे?
अब वो कहते हैं कि माँ उसके पेट में क्या है, वात है, कब्ज भी हो सकती है, उससे गैस भी बन सकती है। तो वो ऐसी दवा भेजेंगे जिससे उसको दस्त लगे और उसका पेट साफ हो जाए। तो दस्त लगने की दवा भेजेगा वैद्य। मोहन जैसे बालकों को ऐसे ऐसे बीमारी की दवा किसके पास थी? अब ऐसे ऐसे दवाई की बीमारी तो डॉक्टर मास्टर के पास थी, क्योंकि मास्टर जी को पता था कि मोहन से क्या सुनना है जिसके कारण इसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। और जैसे ही मास्टर जी ने कहा कि भाई स्कूल में जो है वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तुम बिना करे भी आ सकते हो या तुम्हारी छुट्टी है, जो भी कोई इस प्रकार की बात हुई, तो मोहन का ऐसे ऐसे का क्या हुआ देख लेते हैं आगे। मास्टर जी ने मोहन को स्कूल से कितने दिन की छुट्टी दी थी? 2 दिन की छुट्टी दे दी थी कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ तब तुम स्कूल में आ जाना। 2 दिन की छुट्टी दी थी, सी ऑप्शन रहेगा मास्टर जी ने। गधे के सिर से सींग मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गधे के सिर पे सींग, से नहीं है, सिर पे सींग होता है, तो ये है असंभव कार्य। गधे के सिर पे सींग होना मतलब असंभव कार्य होना, क्योंकि गधे के सिर पे तो सींग होते नहीं है, और अगर उनके पे सींग हो जाए तो वो तो ऐसा काम हो जाए जो कभी नहीं हुआ हो। तो इसलिए उसका अर्थ, मुहावरे जो होते हैं उनके अर्थ उनके बीच में ही छिपे हुए होते हैं। वो सिर्फ मुहावरे और लोकोक्तियों में यही अंतर होता है, लोकोक्तियों के पीछे एक पूरी कहानी होती है प्रत्येक लोकोक्ति के पीछे, जबकि मुहावरा जो है वो सिर्फ शब्दों की तुकबंदियां हैं और उसका अर्थ उसके बीच में ही छुपा हुआ होता है। तो असंभव कार्य। मोहन की झूठी बीमारी में कितने रुपए खर्च हुए थे? अब देखिए, मोहन ने ऐसे ऐसे क्यों किया? क्योंकि उसने मास्टर जी का काम पूरा नहीं कर रखा था और वो स्कूल जाना नहीं चाहता था। स्कूल जाऊंगा तो डंडे पड़ेंगे मास्टर जी के। तो मोहन की जो ऐसे ऐसे करता रहा, वो उसके पापा आए ऑफिस से, फोन पे बात हुई, मम्मी घबरा गई, डॉक्टर आया, वैद्य आया, और भी पता नहीं क्या क्या किए, तो उसकी बीमारी में 15-20 रुपए बिना ही मतलब के खर्च हो गए थे। 15-20 ऑप्शन बी रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए 20वां। मोहन के पेट में ऐसे ऐसे क्यों हो रहा था? क्योंकि उसने मास्टर जी का काम, स्कूल का कार्य नहीं किया था और उसको पता था कि उसको सजा मिल सकती है, इसलिए स्कूल के कार्य के डर के कारण वो पेट में ऐसे ऐसे हो रहा था। मोहन के पिता के हाथ से क्या गिर पड़ती है? मोहन के पिता के हाथ से दवा की शीशी गिर पड़ती है। जब दवा की शीशी गिरती है तो सारे कहते हैं कि अच्छी बात है दवा की शीशी गिरना, तो अब मोहन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो दवाई की शीशी है जो उनके हाथ से गिर पड़ती है। खूब छकाया शब्द का अर्थ क्या होता है? खूब छकाना मतलब परेशान करना, खूब मतलब बहुत अधिक, अधिक परेशान करना या बहुत परेशान करना होता है। छकाना, खूब छकाने का मतलब परेशान करना। ए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें तो ए आएगा, ए ऑप्शन रहेगा। उसके बाद 28 के बाद क्या गिरता है? सारे एकांकी खत्म होता है, सारे हंसते हैं, मोहन ठीक हो जाता है, स्कूल में 2 दिन मिल जाते हैं काम करने के लिए, और 28 के बाद पर्दा गिरता है, क्योंकि ये एक एकांकी है तो क्या गिरेगा? पर्दा ही गिरेगा, और क्या गिरेगा? डी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए क्या है। मोहन की उम्र लगभग कितने वर्ष की रही होगी? मोहन लगभग 8-9 साल का बच्चा है, वो दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा है, तो उसकी उम्र 8-9 साल रही होगी, सी ऑप्शन रहेगा इसका। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला पाठ हमारा है टिकट एल्बम। बहुत ही रोमांचक कहानी है टिकट एल्बम, और इसके लेखक का नाम है सुंदरा रामस्वामी। ये रूपांतरण किया गया है, पहले तो किसी और भाषा की कहानी है। तो टिकट एल्बम कहानी का जिक्र है यहाँ पे। कुछ बच्चे हैं, कईयों को जैसे आदत होती है कुछ चीज़ें संग्रहित करना और फिर उनका प्रदर्शन करना, कुछ इसी प्रकार का जिक्र इस टिकट एल्बम में भी है। यहाँ पर एक तो राजप्पा है और एक नागराजन है, उन 2 बच्चों की बात है, एक ही क्लास के हैं। टिकट एल्बम एक के पास होता है, दूसरा थोड़ा सा इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंततः उसका क्या होता है, अंगीठी में जला देता है, पुलिस से भी डरता है, चुरा लेता है, उसको पता भी नहीं चलने देता अपने मित्र को। नागराज जो है, राजन है जो है, उसका सिंगापुर से उसके मामा ने उसके लिए एक बहुत सुंदर सी एल्बम भेजी थी, जो राजप्पा को जेलिस होती है उससे, क्योंकि पहले राजप्पा के पास एक एल्बम थी जिसको लोग अक्सर बच्चे देखते थे। तो इस प्रकार वो चुरा लाता है और बाद में पुलिस के भय के कारण अंगीठी में डाल देता है। इस प्रकार की कुछ कहानी है टिकट एल्बम। ठीक है। टिकट एल्बम कहानी के लेखक का नाम सुंदरा रामस्वामी है, सी ऑप्शन आ जाएगा, सुंदरा रामस्वामी। उसके बाद जो है अगला,
टिकट एल्बम शीर्षक कहानी का मुख्य विषय क्या है? मुख्य बाल मनोविज्ञान है, बच्चों का ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें तो बाल मनोविज्ञान है, बच्चों की मनस्थिति कैसी होती है, जब वे छोटे बच्चे होते हैं तो वो सोचते किस प्रकार है और किस प्रकार के काम करते हैं और बाद में वो घबरा भी जल्दी जाते हैं। ये सारा हमारा इस कहानी में बताया गया है टिकट एल्बम में। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। नागराजन के मामा कहाँ रहते थे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, उन्होंने सिंगापुर से उसके लिए एल्बम भेजा था, तो सिंगापुर में रहते थे। नागराजन के मामा ने उसके लिए क्या भेजा था? एल्बम भेजा था जो बहुत सुंदर था, और नागराजन ने उस पे एल्बम पे नाम। नागराजन के घमंडी होने का मुख्य कारण क्या था? उसके बाद बहुत सुंदर एल्बम था, उसके घमंडी होने का यही कारण था, वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था और थोड़ा सा अपने आप को औरों से अलग समझता था, प्राउड सा महसूस करता था। नागराजन की कक्षा की लड़कियों में अगवा कौन बनी? उनकी क्लास की लड़कियां थी ना, वो उससे बहुत प्रभावित थी उसके एल्बम से, क्योंकि उसने एल्बम पे कुछ लिखा था नागराजन ने, और फिर सारी लड़कियों ने वो भी लिख लिया था। तो उनकी जो लीडर है वो पार्वती लड़की बनी, बी ऑप्शन आएगा। उसके बाद स्कूल भर में किसका एल्बम बड़ा था? यदि पूरे स्कूल की बात करें तो उस राजप्पा का एल्बम जो था वो बड़ा था, और ये बहुत बड़ा एल्बम था उसका, वो जो उसने संग्रहित किया था, राजप्पा का एल्बम बड़ा था। लेकिन जैसे राजन ने उसके मामा ने उसके लिए एल्बम भेजा तो सारे उसके एल्बम की तरफ ज़्यादा प्रोत्साहित दिखे। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? ये शब्द किसने कहे थे? राजप्पा ने ये शब्द कहे थे, राजप्पा के है, ए ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद राजप्पा मन ही मन क्यों कुड़ता था? परीक्षा में फेल होने के कारण, नागराजन की सुंदर एल्बम के कारण, पिता के डांट पड़ने पर और अध्यापक के मार पड़ने के कारण। तो सुंदर एल्बम के कारण चिढ़ता था, क्योंकि उसके मामा ने एल्बम भेजी थी, वो बहुत सुंदर थी, उसके कारण वो नागराज से चिढ़ता था। राजप्पा ने नागराज की एल्बम क्यों चुराई थी? उसे नीचा दिखाने के लिए चुराई थी, कि उसके पास नया एल्बम रहेगी फिर वो कैसे अकड़ेगा, तो उसको नीचा दिखाना चाहता था, इसलिए उसकी एल्बम उसने चुरा ली थी। राजप्पा ने नागराजन का एल्बम कहाँ छिपा दिया था? अब देखिए, आपको पता है ना, उसने छिपाया तो अपने घर में ही ले जाकर था उसका एल्बम, और अलमारी के पीछे रख दिया था ताकि पुलिस भी ना ढूंढ पाए, किसी को पता ही ना चले कि यहाँ एल्बम रखा हुआ है, तो अलमारी के पीछे छुपा दिया था उसने। नागराजन के पापा किसके कार्यालय में काम करते थे? डीएसपी के कार्यालय में काम करते थे उसके पापा, डीएसपी। राजप्पा ने नागराजन की एल्बम का क्या किया? उसने जब उसको यूं लगा मेरे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी और मैं तो पुलिस में जाना पड़ेगा मुझे, तो इस प्रकार उसकी एल्बम को उसने अंगीठी में जला दिया था। राजप्पा अपनी एल्बम को सीने से लगाकर अपनी एल्बम को सीने से लगाकर फूट फूट कर क्यों रोने लगा? उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, उसने अपनी एल्बम अपने सीने से लगाई और खूब फूट फूट के रोया। क्यों रोया फूट फूट के, देख लेते हैं। उसने अपनी गलती का एहसास हो गया था, बिल्कुल हो गया था। वो सोचता था, वो जो नागराजन जो है वो उसकी एल्बम चुरा ला, अंगीठी में जला दी, और बाद में उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने सोचा कि मैं अपनी एल्बम इसको दे दूंगा, और फिर वह फुट फुट के रोया अपनी गलती का एहसास होने के बाद। तो ये था हमारा टिकट एल्बम पार्ट है। अब 10वां पार्ट है कविता, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी, बहुत सुंदर, वीरांगना झांसी की रानी पर आधारित है ये। झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, हम वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। लेखिका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, और लेखिका ने इसमें झांसी की रानी की वीरता का वर्णन किया है। सुभद्रा कुमारी का जन्म 1905 में हुआ था, और इनकी माता का नाम तो कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 को एक मोटर दुर्घटना में हो गई थी। ठीक है, 5 और 43 साल तक जीवित रही है, छोटी उम्र में चल बसी थी। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं जलियांवाला बाग में बसंत, झांसी की रानी, ये दोनों कविताएं ही लोगों में देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना जगाने में काफ़ी सक्षम रही है। तो ये दोनों ही कविताएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं इनकी, जलियांवाला बाग में बसंत और झांसी की रानी। लंबी कविता झांसी की रानी, देख लेते हैं प्रश्नोत्तर झांसी की रानी के।
झांसी की रानी कविता में किसके जीवन का वर्णन किया? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र किया है, बिल्कुल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का ही है इसमें। झांसी की रानी में और किसका होगा, यानी कि ये आ जाएगा। झांसी की रानी नामक कविता की कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है, ये भी हमने पढ़ लिया। कवित्री ने मर्दाना किसे लिया कहा है? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने मर्दाना कहा है, रानी लक्ष्मीबाई को। उसके बाद अगला देख लीजिए, प्रश्न नंबर 4। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम छबीली था, मनु भी था और छबीली भी था। नाम मनु था, कुछ लोग उनको छबीली बोलते थे, तो यहाँ तो छबीली ऑप्शन दिया हुआ, तो हम छबीली को यहाँ पे कर लेंगे। सॉरी। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी किसकी मुंह बोली बहन थी? झांसी की रानी नाना साहब की मुंह बोली बहन थी, नाना का जिक्र है यहाँ पे इसमें। उसके बाद झांसी की रानी बचपन में किस वीर पुरुष की कहानियां पढ़ती थी? वो शिवाजी की कहानियां पढ़ती थी और उनसे बहुत अधिक प्रभावित होती थी। मराठे लक्ष्मीबाई के जीवन लक्ष्मीबाई के किस खेल को देखकर प्रसन्न होते थे? मराठे जो है रानी लक्ष्मीबाई के किस प्रदर्शन को लेकर प्रसन्न होते थे? वो तलवारबाजी जो थी रानी लक्ष्मीबाई की, उसको देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होते थे। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का झांसी के राजा गंगाधर राव थे, उनके साथ उनका विवाह हुआ था। सी ऑप्शन रहेगा। विधि किसे कहा गया है? विधि भगवान को, भाग्य को नहीं, ईश्वर को, परमात्मा को, मनुष्य को, देवता को, यानी कि ईश्वर को विधि कहा गया है इस पाठ में। चित्रा अपनी किसकी पत्नी थी? चित्रा जो है वो अर्जुन की, दुर्योधन की, भील की, नकुल की, अर्जुन की पत्नी का नाम था चित्रा। तो आगे देखिए क्या देखते हैं 11वें प्रश्न में क्या छुपा हुआ है। बुझा दीप झांसी का से क्या अभिप्राय है? झांसी में जाने वाले दीपक बुझ गए थे, अंधेरा हुआ, झांसी के राजा की मृत्यु हो गई थी। हाँ, यही आ जाएगा हमारा, झांसी के राजा की मृत्यु हो गई थी, बी ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, उसके बाद अगला देख लीजिए, लावारिस का अर्थ क्या है? जिसका कोई वारिस ना हो। लावारिस का मतलब तो जिसका उत्तराधिकारी न हो, वही होता है लावारिस, तो यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद है, आरंभ में अंग्रेज भारत में किस रूप में आए थे? एक मसालों के व्यापारी बन के आए थे भारत में। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, काया पलटना मुहावरे का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट है। काया पलटना मुहावरे का अर्थ देखिए फटाफट क्या है। पूर्ण परिवर्तन, विकास होना, थोड़ा बदलाव होना, अवनति होना। तो काया पलट का मतलब जब काया ही पलट होगी तो क्या आ जाएगा? पूर्ण परिवर्तन आ जाएगा, ए ऑप्शन रहेगा। उसके बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी के शासन पर कब्जा लिया था? ये अंग्रेज अधिकारी क्या था जिसने झांसी के पर कब्जा कर लिया था? लॉर्ड डलहौजी ने कर लिया था झांसी पे कब्जा, क्योंकि रानी के दत्तक पुत्र को उन्होंने पुत्र मानने से इनकार कर दिया था और झांसी पर उसने लॉर्ड डलहौजी ने अपना वर्चस्व दिखाया था। बिठूर के पेशवा का क्या नाम था? बिठूर के पेशवा बाजीराव थे, बाजीराव नाम था उनका। उसके बाद अगला देख लीजिए, बातों बातों में मुहावरे का क्या अर्थ है? सही अर्थ क्या होगा? बातों बातों में कठिन कार्य करना, दृढ़तापूर्वक करना, सरलतापूर्वक और दुर्लभ कार्य। तो ये देखिए बातों बातों में तो वही काम होते हैं जो सरल होते हैं, तो सरलतापूर्वक आएगा यहाँ पे, ये रहेगा सरलतापूर्वक। ठीक है, उसके बाद अगला देख लीजिए, लखनऊ का कौन सा आभूषण प्रसिद्ध था? कंगन, टिक्का, नथ और नौलखा हार। नौलखा हार है लखनऊ का जो बहुत प्रसिद्ध था, तो नौलखा हार आएगा इसका। उसके बाद कुटिया में भी विषम वेदना का क्या अभिप्राय है? कुटियों में भी विषम वेदना कहते, दिखने को तो कुटिया अलग से एक जैसी दिखती है, लेकिन उसमें भी वेदना अलग अलग तरह की होती है। तो गरीब जनता का दुखी होना आएगा यहाँ पे, गरीब जनता का दुखी होना, बी ऑप्शन रहेगा इसका। ठीक है, उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला क्या है, किसके मन में पुरखों का अभिमान है? भारतीय वीरों के मन में, क्योंकि वो कहते हैं कि पुरखों ने अगर ये रीत ना चलाई होती तो हम शायद आगे नहीं बढ़ पाते। तो भारतीय वीरों के मन में जो है वो पुरखों का अभिमान है। स्वतंत्रता की भावना का उदय कहाँ से हुआ था? अंतरात्मा से। जब तक महात्मा नहीं पुकारती तब तक वहां तक आदमी नहीं जा सकता, तो अंतरात्मा की आवाज थी ये। भारत के इतिहास में किन के नाम अमर रहेंगे? भारत के इतिहास में उनके नाम अमर रहेंगे जो 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हुए थे, उनके नाम अमर रहेंगे। कौन सा अंग्रेज सेनापति रानी लक्ष्मीबाई के आगे टिक नहीं सका? रानी लक्ष्मीबाई जब दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ रही थी तो एक अंग्रेज अधिकारी ऐसा था
जो वो उसके विरुद्ध लड़ नहीं सका था, और बुरी बुरी प्रशंसा की अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई की। स्वतंत्रता की भावना। भारत के इतिहास में किसके नाम अमर रहेंगे? जो लोग सन 1857 की लड़ाई में शहीद हुए थे। डी ऑप्शन आएगा यहाँ, बी ऑप्शन सॉरी। और उसके बाद है अगला, कौन सा अंग्रेज सेनापति रानी लक्ष्मीबाई के आगे टिक नहीं सका था? अब एक सेनापति आया था रानी लक्ष्मीबाई के साथ, और रानी लक्ष्मीबाई ने उसका उसी समय लेफ्टिनेंट वॉकर था, उसको उसी समय पराजित कर दिया था। सी ऑप्शन रहेगा, लेफ्टिनेंट वॉकर। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला क्या कहता है, 24वां प्रश्न। रानी ने झांसी से निकलकर किस राज्य पर अधिकार कर लिया था? कहाँ से होती हुई निकली? झांसी से निकल कर वो कहाँ गई? ग्वालियर गई। झांसी से निकल के कहाँ गई? ग्वालियर गई। बी ऑप्शन आएगा इसका। उसके बाद काना और मंदरा नाम की सखियों ने किस अंग्रेज अधिकारी को नीचा दिखाया था? जनरल स्मिथ थे, जिनको उन दोनों ने नीचा दिखाया था। जनरल स्मिथ आ जाएगा एक। रानी का पीछा किस देश से किया गया था? किस अंग्रेज ने किया था? लेफ्टिनेंट वॉकर, जनरल जोसेफ और जनरल स्मिथ और ह्यूरोज। तो यहाँ पर ह्यूरोज था जिन्होंने रानी का पीछा किया था, और बाद में रानी के मस्तक पर उन्होंने प्रहार भी किया था, और इस कारण रानी हमारी जो है वो वीरगति को प्राप्त हुई थी। कुछ इस प्रकार का जिक्र है। ठीक है, तो ए 26 में जो है इसका लेफ्टिनेंट ह्यूरोज। रानी का पीछा किस अंग्रेज ने किया था? ह्यूरोज ने किया था। उसके बाद है, रानी लक्ष्मीबाई कितने वर्ष की थी तब शहीद हुई थी? 23 वर्ष की मात्र अवस्था में वो शहीद हो गई थी। तो पीछे से आके वार किया था अंग्रेज ह्यूरोज ने, और उससे उनके सिर के 2 टुकड़े हो गए थे, और फिर वो वीरगति को प्राप्त हुई थी। और जब तक अंग्रेज वहाँ पे पहुँचे तब तक जो है ना रानी को संभालने वाले और आ गए थे। तो यहाँ पर रानी जो है वो 23 वर्ष की थी। 23 वर्ष की बहुत छोटी उम्र होती है, 23 वर्ष की। ए ऑप्शन। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की कवित्रियों ने मर्दानी क्यों कहा है? रानी लक्ष्मीबाई को कवित्रियाँ मर्दानी इसलिए कहती है कि रानी जो है वो वीर पुरुषों की भांति लड़ती थी, स्त्रियों का मुकाबला करती थी, और किसी के सामने भी वो डरती या घबराती नहीं थी, और इसलिए उस रानी को रानी वीर पुरुष की भांति रही है, ऐसा कहते हैं लोग। उसके बाद अगला देखिए, ये थे हमारे 10 पाठ। उम्मीद है कि ये 10 पाठ आपको अच्छे लगे होंगे। अगला पाठ है हमारा 11वां पाठ, जो देखकर भी नहीं देखते। ये एक निबंध है, और इसके लेखक का नाम है हेलन केलर। हेलन केलर ने ये पाठ जो है, इनका जन्म 1880 में अमेरिका में हुआ था। 1.5 वर्ष की थी तभी एक गंभीर बीमारी के कारण इनको देखने व सुनने की शक्ति समाप्त हो गई थी। काफ़ी प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व है इनका, इसलिए हम इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। परंतु इन्होंने हार नहीं मानी और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति एवं आत्मविश्वास के बल पर अपने नाम को इस प्रकार से अमर कर दिया कि उनका नाम घोर अंधकार में भी रोशनी देता है। कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति न तो सुन सकता न देख सकता है, फिर भी वह लिखना पढ़ना सीख लेता है। और इतने जोश के साथ उन्होंने दुनिया के सामने जो देखकर भी नहीं देखते कुछ इस प्रकार का निबंध लिखा कि किस प्रकार एक जो अपाहिज व्यक्ति होता है उसके जीवन में क्या होता है, दुनिया के बारे में वो क्या सोचता है। स्टोरी ऑफ लाइफ इंग्लिश में लिखा गया है ये, इसका हिंदी रूपांतरण किया गया है। तो देखते हैं हम क्या है इस पाठ में, जो देखकर भी नहीं देखते। इस पुस्तक का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद, सैकड़ों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है इस पे। अलग अलग देश की अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, और 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के और अधिकारों और विश्व शांति के लिए भी इन्होंने काम किया। हेलन केलर ने भारत भी आई थी और अपंगों के लिए विशेष प्रेरणा स्रोत रही, और 1968 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार इनका जीवन जो है वह काफ़ी संघर्ष भरा भी है और प्रेरणादायक भी है। तो जो देखकर भी नहीं देखते पाठ में क्या है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। इसके लेखिका का नाम तो आपने देख ही लिया, हेलन केलर है इसकी लेखिका का नाम। सी ऑप्शन रहेगा। हेलन केलर कहाँ की रहने वाली थी, इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान देना। अमेरिका की रहने वाली थी। डी ऑप्शन रहेगा इसका। अमेरिका की रहने वाली थी, पूरी विश्व भर में घूमी है ये, और काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने अपाहिज लोगों के बारे में भी काफ़ी काम किया है।
हेलन केलर का जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी में हुआ था। यदि आप लो तो हमारे भी कई साहित्यकारों का जो है ना कहीं 1880 से जुड़ाव रहा है। हेलन केलर की मृत्यु कब हुई थी? 1968 में हुई थी। आप यूं मान के चलिए कि लगभग 88 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अगला देख लीजिए, हेलन केलर की मित्र कहाँ की सैर करके लौटी थी? वो जंगल की सैर करके लौटी थी उनकी मित्र। ये आ जाएगा सी ऑप्शन, जंगल की सैर करके लौटी थी वो। उसके बाद अगला है हमारा प्रश्न, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी हमारा। प्रकृति की सुंदरता को ही प्रकृति का जादू कहा है। बिल्कुल, प्रकृति की सुंदरता ही उसका बहुत बड़ा जादू है, तो ये सुंदरता आ जाएगा, ये ऑप्शन रहेगा इसका। हेलन केलर प्रकृति की चीजों को कैसे पहचानती थी? वो छूकर सारी चीजों को उसको ना तो सुनता था ना वो देख सकती थी, वो छूकर ही पहचान लेती थी कि किस तरह का होगा और महसूस करके बता देती थी। और वो उनकी बात बिल्कुल सही होती थी, उसमें कोई भी गलत नहीं होता था जो बताती थी। हेलन केलर ने जिंदगी की नियामत किसे बरता है? यानी कि नियामत का मतलब एक गिफ्ट यानी कि तोहफा होता है। दृष्टि को, जो आंखें होती हैं उनको, वैसे तो शरीर के प्रत्येक अंग ही एक नियामत है, लेकिन दृष्टि जो है वो जिंदगी की सबसे बड़ी नियामत मानती है हेलन केलर, क्योंकि दृष्टिहीन व्यक्ति को पता होता है कि दृष्टि का क्या महत्व है। दुनिया में प्रकृति के विविध दृश्य व रंग किन की संवेदना को नहीं छूते? जिनकी आंखें नहीं होती है उनके लिए तो सारे रंग एक ही तरह के, सारे दृश्य एक ही तरह के, इसलिए जिनकी आंखें नहीं होती उनको ये दृश्य व रंग उनको छू नहीं सकते। बी ऑप्शन आएगा। उसके बाद अगला देख लीजिए, लेखिका के अनुसार हम अपने जीवन को किसके द्वारा रंगीन बना सकते हैं? जीवन तो आंखों के द्वारा ही रंगीन बनता है। यदि आंखों से दिखेगा तभी तो रंगों का हम जायजा ले पाएंगे, अगर दिखेगा नहीं तो फिर तो हमारे लिए सब कुछ काला काला ही रह जाएगा। तो इसलिए रंगों का आनंद लेने के लिए, जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए आंखें बहुत जरूरी है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, पाठ नंबर 12, संसार पुस्तक है। पिता के पत्र पुत्री के नाम। आपने पहले भी कभी सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू जी जब जेल में थे तो वो अपनी पुत्री यानी कि इंदिरा गांधी को पत्र लिखते थे, जिनको बाद में एक जगह संग्रहित किया गया है पिता के पत्र पुत्री के नाम से। और उसी में से ये एक पत्र है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये पत्र लिखा था। जन्म तो आपको पता ही है, भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, तो इसलिए इनके बारे में ज़्यादा डिटेल लेखक के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इनकी रचनाएं हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी तो नेहरू ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी थी, और उन्हीं चिट्ठियों में उन्होंने दुनिया की, पृथ्वी की और बहुत सारे अपने अनुभव थे जो उन्होंने धीरे धीरे अपनी पुत्री को उन पत्रों के माध्यम से समझाया था। क्योंकि उनकी बेटी जो है वो हॉस्टल में पढ़ती थी, और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अलग अलग जगह पे भी रहते थे, कई बार जेल भी गए आज़ादी से पहले। तो आगे देखते हैं हम, पिता के पत्र, ये देखिए ये रहा यहाँ पे, पिता के पत्र पुत्री के नाम, इससे संकलित है। पाठ इसी से है, संसार पुस्तक है, उन्हीं में से लिया गया एक पत्र है। ये भी अपनी बेटी को उन्होंने संसार के बारे में बताते हुए कैसे बताया था कि संसार की संकल्पना कैसे कर सकते हैं। संसार पुस्तक पाठक के लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम तो हम पहले जान ही चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद के रहने वाले थे ये। नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। नेहरू ने यह पत्र किसे लिखा था? किसे लिखा था? अपनी बेटी इंदिरा को लिखा था उन्होंने पत्र, सी आ जाएगा। उनके बहुत सारे पत्र हैं उनकी बेटी के नाम। यह पत्र, जब यह पत्र लिखा था तब इंदिरा कहाँ पर रहती थी? इंदिरा जो है उस समय मसूरी में रहती थी, डी ऑप्शन आएगा, मसूरी में। इस पत्र में नेहरू जी ने क्या उपदेश दिया है या क्या संदेश दिया है या क्या लिखा है इस पत्र में? उन्होंने संसार के बारे में अपनी बेटी को बताया है और संकल्पना भी की है कि संसार को हम कैसे देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी रहेगा, संसार के विषय में जानो। ये बताया है कि किस प्रकार तुम संसार को जान पाओगी। उसके अगला प्रश्न है हमारा, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा गया है? जो इस प्रकृति की छोटी छोटी वस्तुएं हैं, कंकड़, मिट्टी, पत्थर, पहाड़, रेगिस्तान, पेड़ पौधे, वो सारी प्रकृति की छोटी छोटी वस्तुएं हैं, वो प्रकृति के अक्षर है। उनको कहा है नेहरू ने कि ये इस प्रकृति के अक्षर है, छोटी छोटी वस्तुएं हैं। लेखक के अनुसार लाखों वर्ष पूर्व धरती पर कौन रहता था? लाखों वर्ष पहले लेखक बताता है कि इस धरती पर कोई नहीं रहता था, ये निर्जन थी और यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी थी। इस प्रकार उसने अपनी बेटी को बताया है। आगे देखिए,
संसार की प्राचीनता का हाल कैसे जाना जा सकता है? भाई कितना ये संसार कितना पुराना है, इस चीज को हम कैसे जान पाएंगे? तो हमारे जो वैज्ञानिक है वो शोध करते हैं, वो पुरानी चीजों को देखते हैं और उन पे शोध करते हैं और फिर बताते हैं कि ये इतनी प्राचीन है, और उससे पता चलता है हमारी कि संसार कितना प्राचीन है। और उनमें महत्वपूर्ण भूमिका होती प्राकृतिक वस्तुओं की, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे वो दबे हुए जो पत्ते हो, चाहे पत्थर हो, उनसे पता चलता है कि ये संसार कितना पुराना है। तो प्राकृतिक वस्तुएं आएगा, इसका उत्तर सी ऑप्शन रहेगा। लेखक ने अपने इस पत्र में किसकी कहानी बताई है? उन्होंने एक गोल चमकीले पत्थर के टुकड़े की कहानी सुनाई है कि वह गोल चमकीला पत्थर कहाँ से निकला, कहाँ से होता हुआ कहाँ तक पहुंचा और किस प्रकार एक गोल और चमकीला बन गया। एक पहाड़ से जब टेढ़ा मेढ़ा बहुत बड़ी चट्टान एक पानी के माध्यम से बहती हुई चलती है, और नदियों में बहती है, फिर वो नालों में चली जाती है और घिस घिस के किस प्रकार एक गोल और चमकीले पत्थर का रूप धारण कर लेती है, सारा कुछ उन्होंने बताया है। गोल चमकीला पत्थर अपनी यात्रा कहाँ से आरंभ करता है? पहाड़ी चट्टान से आरंभ करता है, बहुत बड़े पत्थर के रूप में। धीरे धीरे बहते बहते वो कब गोल और चमकीला हो जाता है उस पत्थर को भी पता नहीं चलता, और कई बार तो वो कणों में ही परिवर्तित हो जाता है। ये भी लेखक ने अपनी पुत्री को बताया है। गोल चमकीला अपनी यात्रा पहाड़ी चट्टान से शुरू करता है, ठीक है। उसके बाद अगला देख लिए, गोल चमकीला रोड़ा अगर और आगे बहता रहता तो क्या बन जाता? यदि वो ना साइड में निकलता, कहीं के इधर उधर ना आता वो किनारे पे और बहता ही रहता, तो वो क्या बन जाता? रेत बन जाता, क्योंकि घिस घिस के वो रेत ही तो बन रहा था जैसे जैसे बह रहा था वो। नेहरू जी द्वारा इंदिरा को लिखे पत्र किस पुस्तक में संकलित है? पिता के पत्र पुत्री के नाम, इस नाम से एक पुस्तक है जिसमें सारे पत्र संकलित किए गए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न अगला पाठ देख लीजिए, मैं सबसे छोटी हूँ। बड़ी अच्छी कविता है सुमित्रानंद पंत की। प्रकृति के कवि कहा जाता है जिनको, सुकुमार कवि कहा जाता है इनको। और इस प्रकार इनकी वीणा, ग्रंथि, पल्लव, पल्लव जो है बहुत ही चर्चित रचना रही है इनकी पल्लव। युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, युगांतर आदि इनकी अनेक रचनाएं हैं। और ये हमने पंत को पहले भी पढ़ लिया, 2-3 बार पढ़ लिया पंत को, तो इसलिए पंत पे ज्यादा समय ना दे के हम सीधे पाठ पे आते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ कविता का नाम है। कवि का नाम तो हमने देख ही लिया क्या है, पंत, यानी कि सुमित्रानंद पंत है। कवि का नाम डी ऑप्शन रहेगा। सुमित्रानंदन पंत को कौन सा कवि कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि, कोमल हृदय कवि, ये प्रकृति के चितेरे कवि, तो ये भी प्रकृति का सुकुमार कवि की संज्ञा दी जाती है इनको। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, मैं सबसे छोटी हूँ कविता में किस विषय का वर्णन किया गया है? बाल सुलभ क्रियाओं का। एक लड़की है, सार थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। एक लड़की है, वो कहती है कि मैं बड़ी नहीं होना चाहती, मैं सबसे छोटी रहना चाहती हूँ, क्योंकि यदि मैं छोटी रहूंगी तो मेरी माँ मेरा सानिध्य रखेगी, मेरे पास रहेगी, अपने आंचल में सुलाएगी, मुझे खिलाएगी, हर समय मेरे को अपने पास रखेगी। यदि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरी माँ अपने से दूर कर देगी, मुझे काम करवाएगी और मेरे को अपने आंचल में नहीं रखेगी, इसलिए वो हमेशा छोटी बनकर रहना चाहती है। वो कहती है यदि मैं बड़ी हो गई तो मेरे पे और दूसरी तरह की जिम्मेवारियां आ जाएगी और मेरा ये इस प्रकार का जो अपनी माँ का जो प्यार है वो मेरे से छिन जाएगा। तो इसलिए वह हमेशा छोटी बनकर अपनी माँ के पीछे पीछे घूमना चाहती है और अपने माँ के आंचल में छुप जाना चाहती है। तो बाल सुलभ क्रियाओं का वर्णन है इसमें। एक बच्चा जो है वो किस प्रकार अपनी माँ से जुड़ा हुआ होता है उसी का वर्णन है इसमें। बालिका सबसे छोटी क्यों बनी रहना चाहती है? क्योंकि वो माँ की गोद में सोना चाहती है, माँ का सानिध्य पाना चाहती है, इसलिए वो सबसे छोटी बनकर रहना चाहती है। बालिका माँ का क्या पकड़कर उसके साथ फिरना चाहती है? वो माँ का आंचल पकड़कर हर समय उसके साथ फिरना चाहती है। वो कहती है मैं आंचल पकड़कर तुम्हारे साथ साथ घूमती फिरती रहूं, तुम मुझे अपने से दूर ना करे। माता क्या बनाकर चलती है? कहते कि तू मुझे बड़ा बनाकर चलेगी, इसलिए अपनी माँ को कहती है यदि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तू मुझे चलेगी, यानी कि मुझे अपने से दूर कर देगी और मुझे दूसरे काम करवाएगी। तो बड़ा बनाकर चलती है माँ, उसको बड़ा बनाकर, सी ऑप्शन रहेगा। बड़े बच्चों को माँ क्या नहीं सुनाती? बड़े बच्चों को माँ परियों की कहानी नहीं सुनाती। वो कहती है अब तो तुम बड़े हो गए, तो इसलिए वो कहती है यदि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो माँ मुझे परियों की कहानी नहीं सुनाएगी, परियों की बात नहीं बताएगी, तो परियों की कहानी नहीं सुनाती बड़े बच्चों को। बालिका को बड़ी होने पर क्या खो जाने की आशंका है? उसको माँ का प्यार, माँ का स्नेह खो जाने की शंका, इसलिए वो बड़ी नहीं होना चाहती, वो छोटी बनकर अपनी माँ के साथ रहना चाहती है। बच्चों के थोड़ा सा बड़ा होने पर
बच्चों के थोड़ा बड़ा होने पर माँ उन्हें क्या थमा देती है? माँ उन्हें जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको खिलौने थमा देती, कहती इससे खेलो, और अपना समय उसको इतना नहीं देती, वो खिलौने से खेलने के लिए कहती है। कवि ने कविता में चंद्रोदय की कल्पना क्यों की है? चांद बच्चों को बहुत ही प्रिय है, इसलिए वो चंद्रोदय की कल्पना करता है। तो इसलिए चांद बच्चों को बहुत प्रिय होता है। ये चंदा मामा दूर की कहानी भी तो सुनाती है ना माँ चांद की बच्चे को। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अगला हमारा लोकगीत। लोकगीत यानी कि जो लोक संस्कृति को दर्शाने वाले गीत है। भगवती शरण उपाध्याय इसके लेखक है। और लेखक का यदि हम बात करें तो इनका जन्म भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। और इनकी रचनाएं हैं ठूठा आम, पहले पुराना सिलेबस जो था सागर की लहरें, ठूठा आम, ये पुराने +2 के सिलेबस में थी, अब तो चेंज हो चुका है। सागर की लहरें और गंगा गोदावरी आदि प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। तो इस प्रकार इनका जो है वो आंचलिक शब्दों का प्रयोग ज़्यादा मिलता है इनके काव्य में या लेख में। देख लेते हैं प्रस्तुत पाठ क्या है, लोकगीत। अब लोकगीत की मैं एक बार तो आपको थोड़ा सा सार संक्षेपण कर देती हूँ। लोकगीत है क्या? लोकगीत जो हमारी भारत इतना बड़ा देश है, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, विभिन्न अलग अलग संस्कृति के, तो उनकी जो स्थानीय रिवाज होते हैं, जो उनके गीत गान होते हैं, वो उनमें टपकते हैं वो रिवाज। चाहे आप हरियाणा का ले लो, पंजाब का ले लो, उत्तर प्रदेश का, वहाँ की स्थानीय संस्कृति उनके गीतों में दिखती है, वही लोकगीत होते हैं। तो उन्हीं लोकगीतों का जिक्र है इस पाठ में। लोकगीत निबंध के लेखक का नाम क्या है? भगवत शरण उपाध्याय, बी ऑप्शन रहेगा, भगवत शरण उपाध्याय है। लोकगीत किसे कहते हैं? जो गांव या नगर की जनता के गीत हो, जो स्थानीय लोगों के गीत हो, जिन गीतों में वहाँ की संस्कृति की झलक मिलती हो, उनको हम क्या कहते हैं? लोकगीत कहते हैं। लोकगीत कब गाए जाते हैं? तीज त्योहारों पर, शादी विवाह के अवसरों पर गाए जाते हैं। विवाह के अवसर पर भी गाए जाते हैं, तीज त्योहारों पर भी गाए जाते हैं, दोनों जगह गाए जाते हैं। तो ऑप्शन इसमें सी भी दे रखा है और बी भी दे रखा है। तो पाठ में ज्यादातर तीज त्योहारों का जिक्र है, तो बी ऑप्शन को ले लेंगे हम। वैसे ये ऑप्शन भी रहेगा यहाँ पे, विवाह के अवसर पर भी लोकगीत गाए जाते हैं। उसके बाद अगला देख लीजिए, लोकगीतों के रचयिता कौन है? लोकगीतों के रचयिता गांव के लोग हैं। फिल्म निर्माता, दर्शन शास्त्री, ये तो है नहीं, गांव और नगर के लोग हैं। ज्यादातर लोक संस्कृति का जिक्र जो है वो कहाँ होता है? गाँव में होता है। तो गाँव के लोग स्थानीय लोग ही रच देते हैं लोकगीत। तो लोकगीतों को किसके सामने हीन समझा जाता है? शास्त्रीय संगीत के सामने हीन समझा जाता है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत जो है वो कहते हैं कि यह संगीत का प्रगाढ़ रूप है, और लोकगीत तो इसके सामने हीन है। तो बी आएगा। कहाँ के लोकगीत बड़े समूह में गाए जाते हैं? संथाली जो आदिवासी जातियां हैं वो बड़े बड़े समूह बनाकर अपने लोकगीतों को गाते हैं। तो संथाली आदिवासी जातियां बड़े बड़े समूह में, 2 समूह बन जाते हैं, महिलाओं के और पुरुषों के, और उसमें वो गीत गाते हैं। बादल नामक लोकगीत फिर किस प्रदेश में गाया जाता है? बंगाल में गाया जाता है। बादल नामक लोकगीत, सी ऑप्शन रहेगा इसका। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन सा लोकगीत प्रसिद्ध है? कजरी, रागनी, मुंडा और भतियाली। कजरी गीत जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में कजरी गाई जाती है। बहुत ही रोचक गीत है ये, और बहुत ही वहाँ पे पॉपुलर भी है। लोकगीतों का संबंध किस जीवन से होता है? जो लोगों के रोजमर्रा के जीवन है उसी से होता है लोकगीतों का संबंध, सी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद 10वां प्रश्न, लोकगीतों की भाषा कौन सी होनी चाहिए? लोकगीतों की भाषा, स्थानीय बोली में लोकगीत बनते हैं, जो वहाँ स्थानीय भाषा, जैसे मान लो हरियाणवी में गीत गाने हरियाणवी में बनेंगे, पंजाब की लोक संस्कृति के पंजाबी में बनेंगे, उत्तर प्रदेश की गढ़वाली आ जाएगी, भोजपुरी आ जाएगी, अवधी आ जाएगी, ब्रज भाषा आ जाएगी। जहाँ जहाँ जैसी भी बोली भाषा है उसी में लोकगीत बन जाते हैं। भोजपुरी के प्रसिद्ध लोकगीत का नाम क्या है? विदेशिया गीत है भोजपुरी का, जो बहुत ही प्रसिद्ध है विदेशिया गीत। विदेशिया लोकगीत का प्रमुख रस क्या है? विरह है, क्योंकि पति विदेश में चला गया है और उसकी पत्नी जो है वो विदेशिया गीत गाती है, तो विरह है उसमें लिखा गया है भाव में वो। बुंदेलखंडी लोक भाषा का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? आला और उदल की कहानी है बुंदेलखंड में, और वो आला लोकगीत जो है वो सबसे प्रमुख है। तो आला की कहानी सारी उस लोकगीत के माध्यम से गाई जाती, बहुत लंबा गीत है। आगे है, जोनार लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह के अवसर पर जोनार लोकगीत गाया जाता है। विवाह जब होता है तब ये गीत गाए जाते हैं। नारियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? वो कई औरतें इकट्ठी होके एक साथ गाती है, समूह में गाए जाते हैं वो लोकगीत, यानी कि इकट्ठी होकर गाती है, चाहे वो शादी विवाह के अवसर हो,
चाहे वो तीज त्योहारों के अवसर हो तो औरतें बहुत सारी इकट्ठी होकर गाती है। गुजरात के प्रसिद्ध लोकगीत का नाम गरबा है, जो नवरात्रों के दिनों में खास तौर पे गाया जाता है, गरबासी। विद्यापति किस लोक भाषा के लोक कवि थे? मैथिल भाषा के लोक कवि थे। मैथिल कोकिल भी इसलिए उनको कहा जाता है विद्यापति जी को। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला पाठ है हमारा नौकर, और ये पाठ अनु बंदोपाध्याय का है। ये नौकर जो है, कौन नौकर है देख लेते हैं हम क्या है। लेखिका की दृष्टि में, बंदोपाध्याय की दृष्टि में गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, बल्कि अपने जीवन का हर प्रसंग सीख देने वाला होता था। इस प्रकार उन्होंने महात्मा गांधी जी के संबंध में निबंध लिखा है कि महात्मा गांधी स्वयं दूसरों से काम किस प्रकार करवा लेते थे। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, एक बार पाठ की मोटी मोटी बात बता देती हूँ। नौकर है क्या? कुछ बच्चे ऐसे होते थे, वहाँ पढ़े लिखे होते थे, उनके पास आते थे और वो सोचते थे हम पढ़े लिखे हैं तो गांधी जी हमें बहुत अच्छा काम देंगे। गांधी जी को आश्रम में किसी और से काम करवाना होता था तो वो खुद ही काम करने लग जाते थे, उनको देख के दूसरे भी कर देते थे। एक दो बार वो बार यात्रा पे गए और एक जगह का उन्होंने, गांधी जी ने बताया है कि वो उनको खाने पे आमंत्रित किया गया, और जब वो वहाँ गए तो वहाँ जाके भी वो काम करवाने लग गए उनको। तो इस प्रकार उनकी खुद की आदत थी। एक बार 2-3 पढ़े लिखे लोग उनके पास आए और कहने लगे कि हमें कोई हमारे लायक काम दो। वो तो सोच रहे थे कोई अच्छा पढ़ने लिखने का देंगे। गांधी जी उसमें गेहूं बिन रहे थे और उनको भी उन्होंने दे दिया कि तुम भी गेहूं बिनो। अब उनके लिए तो एक उनको यूं लगाए तो हमारी बेइज्जती सी होगी, लेकिन फिर भी वो उनका जो न कहना टाल नहीं पाए और उन्होंने 1 घंटे तक लगभग गेहूं बिने और उसके बाद फिर वो दूसरे काम का बहाना बना के वहाँ से निकल गए थे। तो गांधी जी खुद काम करने लग जाते थे। वो रसोई घर में जाकर देखते थे कोई काम करने वाला है तो मैं कर लूँ, वो सारी तरह के काम कर लेते थे, हिसाब किताब भी करते थे वो आश्रम का। तो इस प्रकार उनका गांधी जी का के बारे में है निबंध। आश्रम में महात्मा गांधी कौन से काम करते थे? नौकरों के जो काम अक्सर नौकर करते हैं वो काम वो करने लग जाते थे। उनको ये नहीं था कि भाई ये नौकरों के काम है मैं क्यों करूँ, नहीं, वो बड़े चाव से सारे काम करते थे और उनको देख के दूसरे लोग भी करने लग जाते थे। महात्मा गांधी प्रतिदिन प्रातःकाल कौन सा काम करते थे? वो सुबह उठते थे और वो आटा पीसने का काम करते थे। सी ऑप्शन है ये इसका। गांधी जी कैसी मेहनत करने में शर्म नहीं करते थे? वो शारीरिक रूप से किसी प्रकार की भी मेहनत हो, कोई भी काम उनको करना पड़े, उनको कोई शर्म नहीं थी। महात्मा गांधी ने विद्यार्थियों से कौन सा काम करने को कहा? गेहूं बिनने को। अभी भी मैंने बताया जो पढ़े लिखे लोग आए थे, 2 बच्चे उनके पास हैं, वो सूटिड बुटिड, वो उनको गेहूं बिनने के लिए उनको गांधी जी ने कह दिया था। सी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद अगला है, महात्मा गांधी को सब्जी व फलों के किस गुण का विशेष ज्ञान था? उनको ये पता था कौन सी सब्जी में कितनी पौष्टिकता है, कौन सा फल कितना पौष्टिक है, इस बात का वो फल और सब्जियों में विशेष ध्यान रखते थे। आश्रम में भोजन कौन परोसता था? आश्रम में भोजन महात्मा गांधी परोसते थे, अपने हाथों से भोजन परोसते थे वो सबको। आश्रम का प्रमुख नियम क्या था? अपने बर्तन स्वयं साफ करें। ये नहीं कि इकट्ठे कर दिए एक जगह, एक जना साफ करेगा। जो खाना खाता था वही अपने बर्तन साफ करके आता था। ये नियम था आश्रम का और ये गांधी जी ने चलाया था। श्रमदान करवाते थे, वो करते भी थे और करवाते भी थे। उसके बाद अगला है हमारा, रसोई के बड़े बड़े पतीले कौन साफ करता था? जो बड़े बड़े पतीले होते थे जिसको मांजने वाले भी हाथ खड़े कर जाते थे, वो गांधी जी स्वयं किया करते थे। सी ऑप्शन है। अफ्रीका की जेल में कैदियों को भोजन कौन परोसता था? अमेरिका की जेल में भी कैदियों को भोजन परोसने का कार्य महात्मा गांधी को मिला था। गांधी जी में कौन सी अद्भुत क्षमता थी? शारीरिक काम करने की बहुत बड़ी क्षमता थी। वो भले ही दुबले पतले थे लेकिन शारीरिक काम की बहुत पावर थी उनमें, बड़ी क्षमता थी। वो सारे काम बड़ी चुस्ती के साथ करते थे। महात्मा गांधी के मतानुसार नौकरों को कैसा सम्मान देना चाहिए? वो कहता है नौकर भी तो तुम्हारा ही काम कर रहा है तो इससे तुम ऐसा व्यवहार मत करो कि ये अपने छोटा समझने लगे। ये भाई जैसा ही होता है, नौकर भी तो एक भाई जैसा व्यवहार करना चाहिए उसके। लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? लंदन में कुछ जो हमारे भारतीय विद्यार्थी थे और उन्होंने उनको भोज पे बुलाया था, वो भोज पे गए और वहाँ जाके खाना बनाने वालों में सम्मिलित हो गए और वो भी सब्जियां काटने और खाना बनवाने लगे। तो सी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद अगला है, आश्रम में काम करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी ने अपनाया? वे स्वयं पहले काम करते थे और उनको देख के दूसरे भी करने लग जाते थे, स्वयं काम करते थे। गांधी जी ने किसके बच्चे का भी दूध पीना छुड़वाया था? मिसेज पोलक थी और वो कहने लगी कि बच्चा दूध पीना नहीं छोड़ता, मैं तो काफ़ी कोशिश कर चुकी हूँ। तो गांधी जी बोले कोशिश करने के बाद तो ऐसी बात नहीं है कि सफलता ना मिले।
तो फिर वो कहती नहीं मिली, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास छोड़ो, मैं छुड़वाता हूँ इसका दूध। और वो गांधी जी के पास अपना बच्चा उन्होंने छोड़ दिया और गांधी जी ने उसको अपने पास सुलाया, उसको दूध पिलाया दूसरा, और इस प्रकार उसका दूध छुड़वा दिया और उस बच्चे ने दूध छोड़ दिया। ईश्वर आपको इसका पूरा फल देगा, ये शब्द गांधी जी ने किसको कहे थे? एक भारतीय परिवार के नौकरों को कहे थे, क्योंकि वो नौकरों का इतना आदर नहीं करते थे। तो गांधी जी ने उनकी कर्मठता को देखकर कहा था कि ईश्वर आपको इसका फल देगा, आप निराश मत होइए। उसके बाद अगला है कि नोआखाली पद यात्रा में गांधी जी ने अपने शिविर में कितने आदमियों को अपने साथ चलने की आज्ञा दी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 आदमियों को सिर्फ अपने साथ चलने की आज्ञा दी थी उन्होंने, उत्तर रहेगा 2। ठीक है, उसके बाद अगला देख लीजिए। अगला पाठ है हमारा वन के मार्ग में। कविता है ये तुलसीदास जी की, कि राम जब वन में जाते हैं, सीता जी जब घर से निकलती है, जिसके बड़े कोमल पैर थे, जो कभी बिस्तर से नीचे पैर भी नहीं रखती थी, और वो किस प्रकार जंगल में चलती है और जंगल उनको किस प्रकार का लगता है। तुलसीदास जी के बारे में मैंने बहुत बता रखा है, तो वो आप पिछली 9th से 12th तक की वीडियो देखिए, उसमें आपको तुलसीदास जी का पूरा वर्णन और इनकी रचनाएं कितनी प्रमाणिक है, टोटल कितनी रचनाएं उपलब्ध होती है, वो सारा कुछ हमने वहाँ जिक्र कर रखा है। वन के मार्ग में कविता के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी है, यानी कि डी ऑप्शन है। तो ये तो कोई बड़ी बात। वन के लिए किसकी वधू निकली थी? इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वही बात है कि आप चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और साथ साथ बेल आइकॉन पे भी जाके उसको दबाना मत भूले, और नोटिफिकेशन को ऑन करना भी मत भूले। भी बीच बीच में याद दिलाना पड़ता है, क्या करें, और थोड़ी सी बातें करने का भी मन कर जाता है। अब चल रहे हैं हम बड़े तीव्र गति से, तो देखिए करते रहिए, लगे रहिए। अब ये जो 2 दिन है ना आपके लिए, ये यूं लगा लीजिए अंतिम परिणाम को बदलने वाले हैं। सारी चीज जितनी भी अभी तक करी है उसको सारी को दोहरा दो, जितना भी समय निकाल सकते हो निकालो। वन के लिए किसकी वधू निकली थी? श्री राम की वधू निकली थी वन के लिए, तो यानी कि सीता श्री राम की पत्नी थी। सीता के माथे पर किसकी बूंदें छलकने लगी? जैसे ही निकली बाहर तो पसीने की बूंद उनके माथे पर छलकने लगी थी। उसके बाद अगला देख लीजिए, क्या है अगला प्रश्न हमारा, किसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे? जब सीता की इस प्रकार स्थिति देखी तो राम की आंखों में आंसू बहने लगे। जल लाने के लिए कौन गया था? लक्ष्मण गया था जल लाने के। जब सीता को प्यास लगी, माथे पे पसीने की बूंद आ गई, तो सीता जो है वो पानी पीने के लिए यूं सोची कि कहीं से पानी मिल जाए, तो लक्ष्मण ने कहा मैं ढूंढ के लाता हूँ, और पानी लाने के लिए चला गया। जब लक्ष्मण पानी लाने के लिए गया तो थोड़ी देर के लिए वो विश्राम करने बैठ गए, और देर तक बैठकर क्या करते रहे? पाँव के कांटे निकालने का नाटक करते रहे। यानी कि राम ने ना सीता के पाँव देखे और उसके कांटे निकालने का नाटक करते रहे। ठीक है, उसके बाद अगला है पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे? ये शब्द किसने कहे? अब सीता थक गई थी चलते चलते, और उसने कहा क्या हम चलते ही रहेंगे क्या, क्या हम कहीं पर्णकुटी भी बनाएंगे जहां हमें विश्राम मिल जाए? तो ये वचन किसके थे? सीता के थे। यह कविता किस ग्रंथ से ली गई है? ये कवितावली से ली गई है। दोहावली, कवितावली तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, यह कवितावली का अंश है। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला है सांस सांस में बांस निबंध हमारा, और इसके लेखक जो है वो अलेक्स एम जॉर्ज है, और बांस का जिक्र है। जैसे हमारे पूर्वी भारत में बांस है बहुत, सांस सांस में बांस बसी हुई है, उसी का जिक्र है यहाँ पे। अगर लेखक की बात करें, लेखक का नाम जो है वो अलेक्स एम जॉर्ज है। किसके बड़े बड़े करतब दिखाए थे? किसने बड़े बड़े करतब दिखाए थे? चंग लनबा ने किसने बड़े बड़े करतब दिखाए थे? ऑप्शन 1 चंगलबा, रजत बटोरिया, चंगेज खां और महमूद खां। तो ऑप्शन 1 रहेगा इसका हमारा 1। चंगलबा कौन था? वह एक जादूगर था, जादू दिखाता था। सी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद अगला देख लिए, चंगलबा की कब्र से क्या निकला था? उनकी कब्र से टोकरियों के डिजाइन निकले, बड़ी सुंदर सुंदर टोकरियां बनी हुई थी, उसके डिजाइन निकले थे। तो ऑप्शन डी रहेगा, टोकरियों के डिजाइन।
भारत के किस भाग में बांस अधिक पाया जाता है? उत्तर पूर्व भाग में, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर और पूर्व भाग में जो है हमारा, वहाँ सबसे ज़्यादा बांस पाया जाता है। बांस की टोकरियाँ, इतने इतने सुंदर सुंदर डिजाइन की चीज़ें बनती है बांस की। आगे देखिए, नागालैंड भारत के किस भाग में स्थित है? नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, यानी कि ऊपर की तरफ, और पूर्वोत्तर भारत में स्थित है नागालैंड। असम में जाल जकाई का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? जाल जकाई मछली पकड़ने का कार्य करता है। जाल जकाई बनाया जाता है मछली पकड़ने के लिए। कितनी आयु के बांस को काटा जाता है? 1 से 3 वर्ष की आयु के बांस को काटा जाता है। 1 वर्ष का, जो 3 वर्ष का तो बहुत अधिक परिपक्व हो जाता है, 2 वर्ष में, 2.5 में, 3 में काट लेते हैं उसको। डी ऑप्शन रहेगा। 1 से 3, 1 का होने के बाद वो काटने लायक हो जाता है, फिर उसको कितना ही ज़्यादा बढ़ा लो वो उतना ही ज़्यादा परिपक्व होता चला जाता है। चीरने के लिए कैसी बांसों को चुना जाता है? बांस चीर चीर के, अभी देखिए हाल ही में आपने देखा होगा तो अभी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर बांस की चीज़ों की कई डेकोरेटेड चीज़ें थी, तो वो बनाई, बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें बनती है बांस को चीर चीर के। चीरने, जिसकी गांठें दूर दूर हो, यानी कि बड़ी बड़ी पोरियां हो ना जिसमें, उनको चीरने के लिए, क्योंकि गांठ थोड़ा व्यवधान डालती है, तो सी ऑप्शन रहेगा 9वें का हमारा। प्रश्न नंबर 9 ऑप्शन सी, जिसकी गांठें दूर दूर हो। खपचियाँ चीरना कौन सा काम होता है? जो पतली पतली जो है एक खपची सी निकाली जाती है, उस काम को उस्तादी, वो सबके बस का नहीं है, वो पतली पतली चीरना नहीं तो बीच में टूट जाती है, वो भी एक बहुत बड़ा जो है ना उस्तादी का काम होता है। खपचियों को चिकना किसकी सहायता से किया जाता है? दाव की सहायता से चिकना किया जाता है। जैसे सोने पर सुहागा डाल के उसको चमकाया जाता है, इसी तरह उन खपचियों को भी दाव से घिस घिस के जो है वो उनको चिकना बनाया जाता है। उसके बाद अगला देख लीजिए, कैसी खपचियों को अच्छा माना जाता है? जो खपचियां पतली हो और लंबी हो उनको, पतली खपचियों को और लंबी खपचियों को अच्छा माना जाता है। ए ऑप्शन रहेगा। शंकु का ऊपरी हिस्सा कैसा होता है? शंकु का ऊपरी हिस्सा जो होता है वो अंडाकार होता है। सी ऑप्शन रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला पाठ है हमारा 18वां पाठ, संत शिरोमणि। और राम सजन पांडे जो है वो इसके लेखक है। संत शिरोमणि हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? भक्तिकालीन कवि है संत शिरोमणि। रविदास जी का जिक्र है, वो भक्तिकालीन कवि है। निर्गुण का धारा के कवि रहे हैं वो, भक्तिकालीन। ठीक है। संत रविदास की जयंती कब मनाई जाती है? माघ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। अगले महीने आएगी उनकी जयंती, माघ मास की पूर्णिमा को। अभी पौष शुरू हो जाएगा कल से, और फिर माघ की जो पूर्णिमा है उसको आती है। रविदास किस काव्य धारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे वो। निर्गुण भक्ति काव्य धारा, जैसे हमारी काव्य धारा थी निर्गुण और सगुण, ये भक्ति काल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो बड़े विस्तार पूर्वक मैंने उसमें समझाया हुआ है। रविदास किसके गुरु भाई थे? कबीर के गुरु भाई थे रविदास। रामानंद जी के 12 शिष्य थे, उनमें से कबीर भी थे और रविदास जी भी थे। रविदास के साहित्य संग्रह का नाम क्या है? रैदास की बानी उनके साहित्य संग्रह का नाम है, रैदास की बानी। और रविदास के जो है ना कुछ पद उसमें हमारा सिखों का जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें भी संग्रहित है रविदास जी की कुछ वाणियां, जिस पे रैदास लिखा हुआ है। रविदास ने कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया था? ईश्वर भक्ति की पाठशाला से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वो एक भक्त कवि थे और वहीं से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद अगला देख लीजिए, रविदास का जन्म स्थान क्या है? रविदास का जन्म जो है वो मंडुवाडीह में हुआ है। रविदास जी का जन्म मंडुवाडीह में हुआ है। रविदास के जीवन अवधि क्या है? कहते हैं कि लगभग 130 वर्ष तक उनका जीवन रहा, तो 130 वर्ष उनकी अवधि मानी गई है रविदास जी की। अगला प्रश्न देख लीजिए, रविदास ने किसका त्याग करने को कहा है? रविदास ने कहा है कि अभिमान छोड़कर यदि भगवान को तुम अपने आप को समर्पित कर दोगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा? अपने आप ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अभिमान का त्याग करने के लिए कहा है। रविदास ने किसे एक माना है? परमात्मा और खुदा एक ही है, क्योंकि जितने भी हमारे निर्गुण भक्त कवि हुए हैं वो आत्मज्ञान पर बल देते हैं। वो कहते हैं भगवान, ईश्वर, खुदा, परमात्मा, राम, रहीम सब एक ही है, तो परमात्मा और खुदा को वो एक ही मानते हैं। बी ऑप्शन है। कबीर व रविदास में क्या समानता है? क्या समानता? रामानंद के शिष्य है, बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं, सरल भाषा का प्रयोग करते हैं, उपयुक्त सभी, बिल्कुल सभी तीनों चीजें हैं। रामानंद के शिष्य भी है, बाह्य आडंबरों का खंडन भी करते हैं, विरोध भी करते हैं, और उनकी भाषा जैसी भी उनको जैसी जहाँ जैसी भाषा दिखती है उसी का प्रयोग कर लेते हैं। रविदास के अनुसार मन की निर्मलता के स्तंभ है।
सदगुरु और सत्य संगति जो है वो मन की निर्मलता के स्तंभ है, और इस स्तंभ के सहारे लगकर ही हम अपना जीवन पार पा सकते हैं। रैदास ने अनेक पद संकलित है, गुरु ग्रंथ साहिब में मैंने पहले भी बताया है उनके पद संकलित है। संत रविदास ने किस धर्म को सर्वोपरि माना है? वो कहते हैं मानव धर्म सर्वोपरि है, उससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, 15वां प्रश्न। और प्रश्न हमारा क्या कहता है 15वां, रविदास के मत में सर्वांगीण सामाजिक उन्नति के लिए जरूरी है। वो कहते हैं कि पूर्ण रूप से सामाजिक उन्नति चाहिए तो आपसी भाईचारा बहुत बड़ी बात है। हम जात पात से और भेदभाव से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे को अगर अपना ले तो फिर सर्वांगीण उन्नति हो सकती है। संत रविदास के साहित्य की मूल भाषा क्या है? मूल रूप से उनका साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया है, तो बी ऑप्शन रहेगा, ब्रज भाषा। तो इस प्रकार ये हमारी उम्मीद है कि छठी क्लास की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखते रहिए, अपना प्यार प्रेम बनाए रखे और अपनी तैयारी करते रहे। जय हिंद, नमस्कार।